अस्सलाम वालेकुम जी। आज हमारे साथ कामरान सिद्दीकी भाई हैं दुबई से। ये एक बड़े ही माने हुए ट्रेनर, स्पीकर, कॉर्पोरेट ट्रेनर, बुक्स के ऑथर। मैं ये चाहूँगा कि क्योंकि कितना भी इंसान इतने हाई प्रोफाइल बंदे का तारुफ देने की कोशिश करे, उसको अपना तारुफ खुद ही देने का मौका देना चाहिए ताकि अच्छी तरह एक्सप्लेन कर सके। तो ओवर टू यू कमरान भाई। पहले तो आप हमें अपना इंट्रो दें ताकि हमारे देखने वालों को, जो वैसे तो आपको बहुत सारे लोग तो वैसे ही जानते हैं, लेकिन जो नए देखें तो वो भी जान पाए। बहुत बहुत शुक्रिया जवाद भाई। सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम मेरे तमाम दोस्त जो हमें सुन रहे हैं या कनेक्ट होंगे इंशाल्लाह बाद में। मेरा पूरा नाम कामरान अहमद सिद्दीकी है और तकरीबन 30 साल मुझे हो गए, जिसे आप कहें स्पेशली इन द एरिया ऑफ लर्निंग एंड डेवलपमेंट। और मेरा सबसे बड़ा तारुफ ये है कि मैं हमेशा अपने आप को लाइफ लॉन्ग लर्नर कहता हूँ। और मेरा ये सीखने का सफ़र है जो 30 साल के ऊपर है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह से दुआ है कि ऐसे ही इसको चलता रहे। और इस सफ़र में तकरीबन अब तक मैं 25 से ज़्यादा ममालिक में मेरे सेशंस होते रहे हैं। और मेरा ख्याल है ऑन एन एवरेज 60-70 हज़ार लोग हैं मुख्तलिफ नेशनैलिटीज़ के, जिनके साथ मेरी मुख्तलिफ स्कोप में ट्रेनिंग्स होती रहीं, कोचिंग होती रही, असेसमेंट्स होती रहीं। तो उस हवाले से मेरा एक इंटरेक्शन रहा। जहाँ तक जवाद भाई ने बुक्स के हवाले से बात की और मेरे जो विजिट्स होते रहते हैं, मैं ये समझता हूँ कि जब इंसान को ज़िंदगी के किसी फेज़ में आ जाता है, एक सर्टेन स्टेज पे आ जाता है, तो फिर उसकी जो पर्सपेक्टिव्स हैं बड़े डिफरेंट हो जाते हैं। और मेरे पास ये जो बातचीत का फोरम जवाद भाई ने क्रिएट किया है, ये भी दरअसल उसी पर्पस का हिस्सा है कि इंशाल्लाह जो हमारी आपसे बातचीत होगी वो उसमें हम कोशिश करेंगे कि जो मेरे विजिट हुए हैं रिसेंटली उस पर बात की जाए। मेरी बैकग्राउंड पे आप देख रहे होंगे, ये मेरी कंपनी है काइनेटिक टैलेंट डिगर, यूएस बेस्ड है। और इंशाल्लाह विद अ सेंस बेसिकली मैं अबू धाबी में हूँ, यहाँ पे मेरे ज़्यादातर ऑपरेशंस होते हैं। और यूएई गवर्नमेंट के साथ भी मेरे एक एडवाइजरी रोल है। लेकिन मेरे जहन में हमेशा ये रहता है कि मुझे विद अ सेंस ऑफ कंट्रीब्यूटिंग बैक पाकिस्तान के लिए कुछ ना कुछ करना है। तो इंशाल्लाह पाकिस्तान में भी मैं इसके ऑपरेशंस को जो है इस साल से लॉन्च कर रहा हूँ। मकसद ये है कि जो कुछ भी सीखने का मौका मिला है उसे पे बैक किया जाए किसी फॉरम के ऊपर। तो ये जवाद भाई मेरा ये मुख्तसर सा तारुफ और जो मेरा मैसेज है वो ये था। मुख्तसर तो नहीं सर, ये तो माशाल्लाह बहुत यू हैव अचीव्ड सो मेनी थिंग्स। पाकिस्तान में पिछले दिनों कामरान भाई आए हुए थे। पाकिस्तान का टूर इन्होंने पूरा कंप्लीट किया और उसमें अभी मुझे बता रहे थे कि 18 सेशंस जो हैं, इफ़ आई एम करेक्ट, अगर कहीं कोई फिगर में गलती हो जाए तो वो उसको करेक्ट भी करवा दें। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि ज़रा थोड़ी सी उनकी ब्रीफ इंट्रो, उन 18 जो सेशंस थे कि उनमें टॉपिक्स क्या थे, और फिर एक उसका दें। फिर मैं इनसे क्वेश्चंस कुछ मैंने आप लोगों के लिए लिखे हैं। देखिए, हमारी कोशिश ये है कि, और कामरान भाई की भी यही कोशिश है, और मेरे साथ जितने लोग भी यहाँ पर आते हैं, कि हम वैल्यू एडिशन करें, किसी तरह अपने मुल्क को बदलें, उनकी सोच को बदलें, ताकि लोगों के ज़हन बढ़े, उनको कारोबार के मौके मिले, उनको ट्रेनिंग के मौके मिले, वो हमारी सहूलत से, ट्रेनिंग से फ़ायदा उठा सकें। तो ये मकसद होता है इस इंफॉर्मेशन को फैलाने का। तो ओवर टू कमरान भाई, अपना पाकिस्तान का पूरा ट्रिप जो है ज़रा हमें उसकी समरी बताएं कि उसमें इन्होंने कहाँ कहाँ गए और क्या क्या किया। जवाद भाई सॉरी आई लॉस्ट योर वॉइस, मुझे आपकी आवाज अभी नहीं आ रही। आवाज़ जी। जी। तो कामरान भाई से हम पूछेंगे कि ये हमें अपना पूरे पाकिस्तान के ट्रिप के बारे में पूरी डिटेल बताएं कि इन्होंने कहाँ कहाँ गए और क्या क्या टॉपिक्स इन्होंने डिस्कस किए। सर, ओवर टू यू। जी, बहुत शुक्रिया सर। मैं हमेशा एक दुआ से स्टार्ट करता हूँ और वो दुआ यही है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, रब्बी इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतन मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। ए रब, मेरे सीने को खोल दे, मेरे काम को आसान फरमा, मेरी जुबान की लुग़त हटा दे ताकि लोग मेरी बात समझ सकें। जैसे जो भाई आपने हाईलाइट किया, पाकिस्तान जो है मेरे लिए एक मिशन का हिस्सा है। मेरे लिए ऑनेस्टली स्पीकिंग वो एक बिजनेस मार्केट नहीं है, बल्कि मेरे लिए एक अपॉर्चुनिटी है जस्ट टू कंट्रीब्यूट बैक। और मैंने अपने एजुकेशन का और अपने एक्सपीरियंस का जो कोर है वो पाकिस्तान से हासिल किया। और मुझे ये महसूस हुआ कुछ अरसे के बाद कि बाहर की दुनिया तो बेनिफिशरी है, लेकिन मैंने अपने कंट्री के लिए, अपने लोगों के लिए मुझे कुछ कंट्रीब्यूट करना है। तो वहाँ पे मेरी जो इंटरवेंशन रहती है पाकिस्तान में,
वो दो जगह पे मैं फोकस रहता हूँ, और वही दो मेन सेक्टर्स हैं। एक हमारा एकेडेमिया है। एकेडेमिया में चूंकि हमारे बहुत सारे, स्पेशली मैं यूनिवर्सिटीज पे फोकस करता हूँ, क्योंकि जो इस चीज़ की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है वो ये होती है कि हमारे स्टूडेंट जब यूनिवर्सिटी से ग्रो कर रहे हैं तो बाहर की मार्केट के लिए उन्हें एक डिफरेंट माइंडसेट चाहिए होता है। एजुकेशन तो उन्हें खैर यूनिवर्सिटी प्रोवाइड कर देती है, लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है वो एक माइंडसेट है, एक सॉफ्टवेयर है जो उनके जहन में ऑपरेटिव होना चाहिए इस बाहर की डोमेन में सक्सेसफुल होने के लिए। तो मेरी कोशिश होती है कि जो भी ग्लोबल पर्सपेक्टिव में अल्लाह ताला ने मेरे मुशाहिदे में जो चीजें आई हैं मैं उनको इस स्टेज के ऊपर बता दूं, क्योंकि मेरा जाती तजर्बा ये रहा कि जिस वक्त मैं खुद यूनिवर्सिटी के ज़माने में था तो मेरे पास ऐसी अपॉर्चुनिटीज नहीं होती थी, या हम लोगों के पास ऐसी कैरियर काउंसलिंग के चांसेस नहीं होते थे। तो हम लोग बहुत सारी चीज़ों को अपने तौर पे ही कोशिश करते रहे, मार खा खा के सीखते रहे। तो मैं ये सोचता हूँ कि जिस वक्त मैंने बुक लिखी और जिस वक्त मैं बहुत सारी चीज़ें लिखी, तो मैं कभी मेरे जहन में एक रिफ्लेक्शन आती है कि मेरी खुद की लिखी हुई किताब, जिसमें मैंने अपनी ज़िंदगी के 25-28 साल का तजर्बा समोने की कोशिश की, और अगर ये किताब मुझे कभी मिल जाती, अपनी ही किताब मुझे 20 साल 22 साल की उम्र में मिल जाती, तो मैं क्या जिंदगी में मुझे हासिल हो जाता या क्या चीजें मैं कर पाता। तो फिर मैं ये सोचता हूँ कि अपनी जिंदगी तो इंसान नहीं रिवर्स कर सकता, लेकिन कम से कम जो लोग इस एज में हैं, यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हैं, अगर उन तक बात पहुंच जाए और अगर उन्हें उनमें से किसी को, चंद एक लोगों को ये बात कुछ समझ आ जाए, तो वो हो सकता है कि उनके लिए कुछ मामला जिंदगी का आसान हो जाए या वो उसके पर्सपेक्टिव बेहतर हो जाए। तो एक तो मेरा एकेडेमिया में होता है, और एकेडेमिया में मेरे यूनिवर्सिटीज़ के अंदर सेशंस होते हैं। यूनिवर्सिटीज़ में अगर मैं पहले जिक्र करूं तो जो बहुत एस्टीम नाम हैं IBA कराची का, उसकी मैं इंटरनेशनल उसमें फैकल्टी में, उन्होंने मुझे इनवाइट करते हैं उनके एंटरप्रेन्योरियल स्कूल्स होते हैं जो कि ख़ास तौर पे उसमें वर्किंग एग्जीक्यूटिव्स भी होते हैं, कोई नए इंटरप्रेन्योर्स होते हैं, कोई नए जो ऐसे लोग हैं जो बिजनेस कर रहे हैं, तो वो स्कूल में आते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह दे क्रिएट, उसमें मुझे चांस मिलता है, और इस दफ़ा मेरे उनके साथ काफ़ी डिटेल सेशंस रहे, मुख्तलिफ फॉरम्स के साथ रहे। और एक तो वो है जिनके साथ मेरा रेगुलर मामला जब भी मैं पाकिस्तान आता हूँ तो वो हो रहा होता है। दूसरा जो है, इसके अलावा वहाँ की मैं जब गया तो मैं कोशिश होती है डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ में भी पहुँचूँ, तो NED यूनिवर्सिटी ने मुझे इनवाइट किया। वहाँ पे भी माशाल्लाह एक बहुत अच्छा सेशन मेरा हुआ। उनके बड़े जो मल्टीपर्पज़ हॉल था उसके अंदर भी स्टूडेंट्स भी थे, प्रोफेसर्स भी थे, तो वो भी एक अपॉर्चुनिटी मेरे पास रही। और ख़ास तौर पे मेरी रिफ्लेक्शन ये रही कि जो हमारे स्टूडेंट्स हैं माशाल्लाह, अल्लाह ताला ने उनको एक अच्छा जहन दिमाग दिया है। सिर्फ उनके सोच के रुख थोड़े से एक्सपेंड करने की ज़रूरत है। जब आप उनको कोई अच्छा इनपुट देते हैं तो वो आपके साथ कनेक्ट हो जाते हैं। और ये मैंने ज़ाती मुशाहिदा किया, मेरे अमूमन सेशन जो हैं वो 1.5 घंटा भी चलते हैं, लेकिन मेरे मुशाहिदे में आया कि जहाँ पे स्टूडेंट्स को वैल्यू मिलती है तो और उनकी इतनी अवेयरनेस होती है, दे वुड लाइक टू स्टे विद दैट। क्योंकि ऐसे बहुत सारे मोमेंट्स दरमियान में मेरी आदत है कि मैं हर आधे घंटे बाद या 45 मिनट बाद एक क्वेश्चन ज़रूर स्टूडेंट से पूछ लेता हूँ या पूछता रहता हूँ कि भाई आप चाहते हैं कि शुड आई कंटिन्यू, या आप थक गए हैं, या तो वो एवरी टाइम दे आस्क कि नहीं सर आप प्लीज कंटिन्यू करें। तो उससे हमारी एक एंगेजमेंट बनी रहती और वो ऐसा फोर्सफुल भी नहीं होता। तो NED यूनिवर्सिटी रही, IBA का मेरे जो हैं वो वहाँ पे सेशंस हुए। फिर दूसरा उसके बाद फिर मैं लाहौर में आ गया, तो लाहौर में भी मैंने सुपीरियर यूनिवर्सिटी ने जो है मुझे इनवाइट किया हुआ था, वहाँ पे मैं गया। IBA में जो लाहौर में वहाँ पे मेरे सेशंस हुए। तो इसके साथ जो है, ये तो खैर वो साइड थी जो एकेडेमिया वाली साइड जैसे मैंने आपको बताई। उसके बाद दूसरा जो मेरा है वो है कॉरपोरेट में, क्योंकि हमारी एकेडेमिया और कॉरपोरेट के अंदर भी एक ब्रिज बनने की जरूरत है। तो कॉरपोरेट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी मैंने देखा है कि जो हमारे एग्जीक्यूटिव्स हैं, चाहे वो मिड कैरियर एग्जीक्यूटिव्स हैं या सीनियर एग्जीक्यूटिव्स हैं या अर्ली कैरियर एग्जीक्यूटिव्स हैं, वहां पे भी एक ग्लोबल पर्सपेक्टिव देने की जरूरत है। क्योंकि अगर हम पाकिस्तान के एनवायरनमेंट में हैं तो पाकिस्तान के एनवायरनमेंट में हमारा कॉन्टेक्स्ट सोचने का, अमल करने का, वो उस कॉन्टेक्स्ट के अंदर हम होते हैं। तो मेरी कोशिश होती है जो कुछ मुझे बाहर से ग्लोबल बेस्ट प्रैक्टिसेस सीखने का मौका मिलता है, खासतौर पे मेरा एरिया ऑफ कोर कॉम्पिटेंस जो है वो टैलेंट मैनेजमेंट वाली साइड है। कॉम्पिटेंसी फ्रेमवर्क को डेवलप करना, असेसमेंट करना, लर्निंग सॉल्यूशंस का बनाना,
एक टॉप एग्जीक्यूटिव्स की पीक परफॉर्मेंस कोचिंग का करना, एम्प्लॉय एंगेजमेंट की इंटरवेंशन करना, टीम मैनेजमेंट, ये जो टीम बिल्डिंग सेशंस हैं उनको कंडक्ट करना, चेंज मैनेजमेंट के इंटरवेंशंस डिफाइन करना, तो ये मेरे एरिया ऑफ कोर कॉम्पिटेंस है। तो मैं उसी पॉइंट में रहते हुए कंपनी को स्पेशली कॉर्पोरेट में जाके जो ग्लोबल बेस्ट प्रैक्टिसेस टैलेंट मैनेजमेंट की है उस एरिया में मैं उनके साथ शेयर करता हूँ, वो आइडियाज उनके साथ शेयर करता हूँ। तो मेरा यहाँ पे कुछ मेरे क्लाइंटल भी हैं जिनके साथ मेरा रेगुलर जो है वो मेरे पाकिस्तान में, जैसे मैंने कहा कि पाकिस्तान में अगर देखा जाए तो मेरे विजिट साल में अगर दो विजिट पहले इससे होते थे, 2-3 होते थे कोविड से पहले, कोविड में कुछ ब्रेक आ गया, तो अभी तक मेरे जो पाकिस्तान के विजिट हैं शायद पूरे साल में 15-20 दिन 25 दिन के होते हैं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इस शॉर्टर विजिट के बावजूद भी अल्लाह ताला ने मेरे लिए वहाँ पे प्लेटफॉर्म क्रिएट किए हैं। मेरे क्लाइंट्स में वहाँ पे इन्फिनिटी ग्रुप है जिनके साथ मेरी रेगुलर कोई 5-6 साल से मेरा उनके साथ एडवाइजरी कैपेसिटी में हूँ। इसके अलावा मेरी ट्रेनिंग और मेरी जो असेसमेंट्स हैं वो होंडा ग्रुप है उनके साथ रहती है, और प्लस जैसे मैंने कहा कि IBA का एकेडमिया में जो उनके साथ एक साथ है। तो मैंने जिस वक्त कराची में था तो कराची में मैंने किए अपने सेशंस होंडा ग्रुप के साथ किए, और फिर मैंने वहाँ पे पाकिस्तान ऑटोमोटिव पार्ट्स मैन्युफैक्चरिंग एसोसिएशन है, उन्होंने मुझे इनवाइट किया था, उनके फोरम पे जाके मैंने अपने सेशंस किए। फिर मैं लाहौर में आ गया, लाहौर में भी मेरे जो कॉर्पोरेट क्लाइंट्स भी हैं, प्लस वहाँ पे मैंने पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ क्वालिटी है वो मुझे रेगुलरली इनवाइट करते हैं, उनके पास माशाल्लाह वीकेंड कोर्सेज हो रहे होते हैं, और मेरी कोशिश होती है कि पाकिस्तान में मेरा हर दिन क्या हर घंटा हर मिनट कहीं ना कहीं यूज हो रहा हो। तो जैसे मैंने कहा कि बाज़ का दिन में मुझे 2-2 3-3 सेशंस भी करने पड़ते हैं, तो पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ क्वालिटी में भी मैंने वहाँ पे सेशंस किए। फिर चैम्बर्स वाले इनवाइट कर लेते हैं, तो लाहौर चैम्बर में मेरे सेशंस हुए, और मैंने जैसे हाईलाइट किया कि ये सारे जो मैं कॉर्पोरेट के सेशंस कर रहा होता हूँ वो ज्यादातर टैलेंट मैनेजमेंट पे, कॉम्पिटेंसी मॉडल्स के ऊपर, चेंज मैनेजमेंट इंटरवेंशंस पे, और एम्प्लॉय एंगेजमेंट के प्रोसेसेस पे, और इंस्पिरेशनल का उसमें मिक्स होता है। इन सब चीजों को मैं साथ उसमें लेकर चल रहा होता हूँ। फिर जो सबसे बड़ा इस दफा का ब्रेक थ्रू हुआ जवाद भाई, वो मुझे मिला फैसलाबाद में, क्योंकि फैसलाबाद में मैं तकरीबन कोई 17-18 साल के बाद गया, क्योंकि जब मैं पाकिस्तान में था अर्ली 2000 की बात है, तो मैं बहुत फंक्शनल ट्रेनर था, मेरे बड़े सेशंस रेगुलर होते थे फैसलाबाद, सियालकोट, कराची, लाहौर, मुल्तान, हर जगह अल्हम्दुलिल्लाह मैं जाता था। तो मेरे लिए बहुत अच्छा, और फैसलाबाद हैज उसने मुझे बहुत ज़बरदस्त तरीके से अल्हम्दुलिल्लाह वेलकम किया वहाँ पे। सेरीना होटल में उन्होंने अपने मेन बॉल रूम में तकरीबन मुझे बहुत खुशी हुई, 150 से ज्यादा वहाँ पे इंटरप्रेन्योर्स थे जो कि केमिकल एंड डाइज मैन्युफैक्चरिंग एसोसिएशन थी, उन्होंने इनवाइट किया था जॉइंट उनका फैसलाबाद चैम्बर में, और ड्राई पोर्ट के उनके चेयरमैन भी मौजूद थे, उनके चैम्बर के सदर भी मौजूद थे, और तो बहुत इट्स अ बिग इवेंट, और मुझे बहुत खुशी हुई कि वहाँ पे वो लोग 2 घंटे मेरा सेशन चलता रहा, बड़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आंसर सेशंस हुए और बहुत सा अल्हम्दुलिल्लाह हुआ। फिर शाम को वहाँ पे एक CEO का फॉरम्स है, मैं एग्जैक्टली नाम भूल गया, लेकिन वहाँ पे CEO क्लब है, और उन्होंने क्लब में मेरी उनके साथ 1-to-1 और ग्रुप डिस्कशंस हुई, अगेन बेस्ट प्रैक्टिसेस पे और स्पेसिफिक इश्यूज पे कि हमारी इंडस्ट्री के क्या हैं। तो उसके बाद फिर मेरे कुछ इंटरवेंशन जो हैं वो फैसलाबाद, लाहौर, फिर इस्लामाबाद में मेरा वहाँ पे एक ऑयल एंड गैस कंपनी है उनके साथ, फिर इस्लामाबाद चैम्बर के अंदर कुछ मेरे सेशंस हुए, फिर मेरी कुछ मीटिंग्स हुई, मुझे इनविटेशन आई, नेप्रा के चेयरमैन हैं, उन्होंने ख़ास तौर पे, उनकी बहुत मेहरबानी, उन्होंने मुझे इनवाइट किया, उनके साथ कुछ आइडियाज़ और डिस्कशंस और थॉट्स मेरी उनके साथ डिस्कस हुई। तो अल्हम्दुलिल्लाह इन अ नटशेल एकेडेमिया से लेकर कॉर्पोरेट में, और जो टॉप ब्रास है कुछ इंडस्ट्री की या सेक्टर्स की, उनके साथ अपने ख्यालात को, बात को करने का, ये सारा इन अ नटशेल जो है वो मामला अल्हम्दुलिल्लाह रहा। तो कामरान भाई, मेरा क्वेश्चन ये है कि आपने कहाँ कहाँ पाकिस्तान के अंदर जो है वीकर एरियाज आपने आइडेंटिफाई किए, स्टूडेंट्स में और कॉर्पोरेट में, दोनों जगह, जो आप समझते हैं कि जो वीकर एरियाज पे काम करके उन्हें स्ट्रॉन्ग किया जा सकता है, जिससे हमारी इंडस्ट्री और हमारे जो रोजगार के मौके हैं और एंटरप्रेन्योरशिप है, तीनों जगह पे वो इम्पैक्ट डाले।
देखें अजवाद भाई, मैं एक फंडामेंटल सी बात करूंगा और मैं इस हवाले से सबसे पहले ये कहता हूं कि जो भी चीज़ें हमारे इर्द गिर्द हो रही होती हैं या हमारे जो इवेंट्स होते हैं, इवेंट्स चाहे पॉलिटिकल फ्रंट के ऊपर हो, इंडस्ट्री के फ्रंट पे हो, इकोनॉमी के फ्रंट के ऊपर हो, मैंने बड़ी खूबसूरत बात ये समझी, सीखी और मैं इसको पोर्ट्रे करता हूँ कि दरअसल इवेंट्स हमारी ज़िंदगी में मायने नहीं रखते। उन इवेंट्स की जो हम इंटरप्रिटेशन कर रहे होते हैं, जो उसको मायने दे रहे होते हैं, दैट मेक्स ऑल द डिफरेंस। और जो अगर वो मायने हम उसको इम्पावरिंग मीनिंग देते हैं तो वी स्टिल हैव द ऑप्शन, हमारा माइंड क्रिएटिव हो जाता है एंड वी स्टार्टेड गेटिंग द वेज आउट ऑफ इट। और अगर हम उसको डेड एंड समझते हैं, अगर हम उन इवेंट्स को अपने लिए डिजास्टर समझते हैं या वो सो कॉल्ड समझते हैं दिस इज एंड ऑफ द रोड, तो जहां पे हमारी थिंकिंग, हमारा माइंड सेट इम्पैक्ट हो जाता है, वहां पे हमारी सोच के वसाइल और जराए जो है महदूद होने शुरू हो जाते हैं। तो आपने जो बड़ी बुनियादी बात मैं ये कहूंगा कि जो चीज सबसे इंपॉर्टेंट है कि जिंदगी में इन इवेंट्स के ऊपर शायद हमारा कंट्रोल नहीं होता, बिल्कुल नहीं होता। बहुत सारे मामलात हैं, इकोनॉमी ने ऊपर जाना है, नीचे जाना है, मैं जाती तौर पे क्या बदल लूंगा, या मेरी इंडस्ट्री वहां पे ऑटो इंडस्ट्री है और बाहर के रेगुलेटरी चेंजेस इतनी तेजी से आ रही हैं कि मैं उसको एड्रेस नहीं कर पाता या मेरे लिए प्लानिंग करना मुश्किल हो गया। तो इसका मतलब है कि एक्सटर्नली तो मेरा कंट्रोल कुछ नहीं है। तो अगर मैं एक्सटर्नली फोकस रहूं तो मैं तो जो कुछ कर सकता हूं मैं उससे भी चला जाऊंगा। यानी मैं सोचूंगा यार फलानी चीज ऐसी हो रही है, फलानी चीज ऐसी हो रही है, तो मैं कुछ नहीं कर सकता। दरअसल मेरा कंट्रोल जो है, मेरा वो विद इन माई एरिया ऑफ कंट्रोल एंड फोकस है। मुझे ये ऑब्जर्व हुआ, मेरा ये मुशाहिदा हुआ, मे बी आई एम रॉन्ग, लेकिन मैं चूंकि वहां पे 14-15 दिन रहा, मैंने ये महसूस किया बहुत सारे इंस्टेंसेस पर कि बदकिस्मती से ज्यादातर लोग, इंडिविजुअल्स की मैं बात कर रहा हूँ, ज्यादातर लोग जिनसे मैं मिला उनका फोकस एक्सटर्नल के ऊपर था। यानी जो बाहर के मामलात हैं उनके ऊपर उनकी डिबेट और डिस्कशंस का एस्पेक्ट ज्यादा रहा, उनके ऊपर क्या चैलेंजेस आ रहे हैं, क्या होने वाला है, क्या वो कर, और उनमें से 99 या 100% चीजें वो लोग वो डिस्कस कर रहे हैं जिसको ना वो चेंज कर सकते हैं ना उसको इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। तो मैंने महसूस किया कि ये जो एक्सटर्नल फोकस था वो बहुत सारी एनर्जी को ड्रेन आउट कर देता है। वो बहुत सारी चीजें जो हम कर भी सकते हो हम उसके ऊपर फोकस नहीं रहते। एक इंपॉर्टेंट शिफ्ट अगर मैं रिकमेंड करूं, अपने लिए रिकमेंड करूं, अगर मैं वहां पे होता तो मैं क्या करता कि मैं उस बाउंड्री के ऊपर फोकस रखता जो मेरी एरिया ऑफ कंट्रोल और एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस में होती है। क्योंकि मैं बाहर की चीज नहीं बदल सकता, लेकिन इंटरनली व्हाट आई कैन डू दैट इज मोर इंपॉर्टेंट फॉर माई सेल्फ, व्हाट कम्स इनटू माय। जी हाँ। तो पहला तो शिफ्ट जो है ना जवाद भाई वो ये है कि देखें, जहां दुनिया ने बहुत सारे मामलात में जहां लिमिटेशन आ गई है, लिमिटेशन भी आ गई, बहुत सारी चीजें हमारे कंट्रोल में नहीं है, लेकिन एक बहुत बड़ा एक एक्सप्लोजन भी हुआ है। एक एक्सप्लोजन बड़ा पॉजिटिव सेंस में मैं बात कर रहा हूँ। ये जो इंफॉर्मेशन का एक्सप्लोजन हुआ है, ये जो ग्लोबल कनेक्टिविटी हुई है, यानी आप देखें कि आप और मैं इस वक्त दो मुख्तलिफ शहरों में जोग्राफिकली हजारों मील दूर बैठे हुए हैं और हमें ऐसे महसूस हो रहा है जैसे हम एक कमरे में आपस में हम बात कर रहे हैं। आजकल की इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने मेरी आपकी आवाज दुनिया के किसी कोने में कहाँ से आपके, ये जब आपके जो है कोलीग्स यहाँ पे कनेक्ट हो रहे हैं या होंगे तो वो कहाँ कहाँ पे होंगे। इसका मतलब ये है कि जहां पे कुछ लिमिटेशन में हमें चैलेंजेस आए हैं अपनी इकोनॉमी के हवाले से, अपनी फिजिकल ज्योग्राफी के हवाले से, वहां पे भी हम अनलीश हो चुके हैं, हम अनलिमिटेड हो चुके हैं। हमारी आवाज, अगर आज हमारे पास कुछ अच्छी बात, अच्छी प्रोडक्ट, अच्छी सर्विस देने की है तो ग्लोबल मार्केट में लोग मौजूद हैं और हम अपनी सर्विसेज सेल कर सकते हैं। दूसरा एरिया जो मुझे नजर आया जवाद भाई वो ये है, हम अभी भी क्या कहना चाहिए कि हम फ्लेक्सिबिलिटी की कमी मुझे महसूस हुई। फ्लेक्सिबिलिटी से ये मुराद होती है कि जब मेरी ऑर्गेनाइजेशन के कुछ ऑब्जेक्टिव्स हैं या मेरी कुछ मकासद हैं, मैं उनको अचीव नहीं कर पा रहा, लेकिन मैं क्या कर रहा हूं, मैं अपने मेथड को भी नहीं बदल, मैं अपने उसी लगे बदे मेथड के साथ ही अपनी अपने काम को चलाना चाहता हूं, क्योंकि मेरे पास जवाब है कि जनाब यहाँ पे इसके अलावा काम नहीं होता। आई एम नॉट क्रिएटिव एट ऑल और आई एम नॉट ट्राइंग माई लेवल बेस्ट कि यार व्हाट कुड बी द अदर क्रिएटिव सॉल्यूशंस अराउंड। तो मेरा ख्याल है जो इनोवेशन की जरूरत होती है, क्योंकि एवरी एडवर्सिटी जिंदगी में बड़ी खूबसूरत बात, मैंने जो एक किताब पढ़ी थी और मैं इंडोर्स करता हूँ उसकी, नेपोलियन हिल ने जब 1935 में किताब लिखी थिंक एंड ग्रो रिच, जो मैं तमाम दोस्तों को रिकमेंड करूंगा, प्लीज आप जबरदस्त, जरूर इसको जबरदस्त पढ़िएगा। किताब। उसने सारा प्रिंसिपल जो लिखा
اس کتاب کے اندر جو ساری فلسفی اس کے اندر لکھی، اس میں ایک بڑی خوبصورت بات لکھی. اس نے کہا کہ جہاں پہ ایڈورسٹی آتی ہے اس کی کے پرپورشنیٹ اس ایڈورسٹی کے کچھ بلیسنگز ہوتی ہیں، کچھ چیزیں ہوتی ہیں اس کے ساتھ ہوتی ہے، کچھ ایڈورسٹی آپ کے لیے کچھ بلیسنگز کریٹ کر رہی ہوتی ہے. جیسے آپ دیکھیں کہ کووڈ میں بہت سارے اگر بزنسز کہیں پہ ختم ہوئے تو بہت سارے بزنس اپرچونٹیز ایسے ایکسپلوڈ ہو گیا ہے، ایسا Yes. زبردست بزنس ہو گیا. تو زوم ہمارے کوشچن یہ ہے سامنے 50 میرے بلین. اندر کتنی انوویشن ہے، میرے اندر سر آپ دیکھیے کتنا بڑا اس کے اندر وہ موجود ہوا. تو میں یہ کہوں گا ایک تو اپنے اندر جو خاص طور پہ نیگیٹیوٹی والا معاشرہ ہے. دیکھیں جواد بھائی مجھے اجازت دیجیے گا ایک بات کہنے کی، میں آپ کے اس فورم کے توسط سے کہوں گا. میرا مطالعہ جو ہے میں کوشش کرتا ہوں جب بھی مجھے موقع ملے قرآن پاک کا جو ترجمہ میں پڑھتا ہوں، عربی زبان تو میں اتنی مجھے حاصل نہیں ہو پائی، لیکن بہرحال میں اس کے ترجمے میں نے اس کے جہاں پہ میں نے اس ترجمہ پڑھا بنی اسرائیل قوم کا واقعہ میں نے پڑھا، اور میں نے یہ دیکھا اور میں نے سمجھنے کی کوشش کی کہ بنی اسرائیل کی قوم کو جس وقت وہ نکلے ہیں ایجپٹ سے تو اللہ کے نبی ان کے ساتھ تھے، اور ایک وعدہ اللہ نے ان کو دے دیا تھا. وہ وعدہ کیا تھا کہ انہوں نے ملک شام ان کے لیے طے ہو چکا تھا، مطلب اللہ کی ذات گارنٹر ہے، یو جسٹ ہیو ٹو ریچ اوور دیئر، دا وکٹری از گارنٹیڈ فار یو. لیکن ہوا کیا؟ ہوا یہ کہ جیسے ہی وہ ان کا سفر شروع ہوا اس رستے پر گئے، انہوں نے دو چیزیں اپنی زندگی میں شامل کی ہوئی تھی، اور وہ دونوں چیزیں بہت بڑی ڈیزاسٹرس ثابت ہوئی. نمبر 1 کمپلین اینڈ بلیم، یہ ان کے ساتھ تھا. بلیم کس بات کا، کمپلین کس بات کی؟ چھوٹی چھوٹی چیزوں کے اوپر ان کی کمپلین تھی. کبھی ان کا مسئلہ کسی اور چیز کا تھا، آپ ذرا اس سٹوری کو پڑھیے گا، چھوٹی چھوٹی باتوں پر کمپلین تھی کہ کھانے کا مسئلہ، رہنے کا مسئلہ، پینے کا مسئلہ، فلانی چیز کا مسئلہ، فلانی. وہ اتنا زیادہ انڈیوس ہو گیا ان کی زندگی میں کہ وہ جو بلیسنگ ان کو ملنے والی تھی وہ ان کی زندگی سے نکل گئی. اب اس کا ایک اور چیز میں جو بات کرتا ہوں جس کو میں اس چیز کو ہائی لائٹ کروں گا، جب ہم اپنی زبان کو غلط استعمال کرنا شروع کرتے ہیں، یہ ہم اس کو کرس کرتے ہیں، یہ وہ چیزیں حقیقت میں ہمارے ساتھ وقوع پذیر ہونا شروع ہو جاتی ہیں. میں آپ کو اس کا واقعہ بتاتا ہوں. میں نے وہاں پہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب انہیں کہا کہ بھائی اب ہمیں ملک شام کی طرف جانا ہے تو اب آپ لوگ چلیں ہمارے ساتھ، تو آپ اس قرآن پاک کی آیت میں انہوں نے ایک الفاظ یوز کیا، انہوں نے کہا کہ موسیٰ تو اور تیرا خدا جا کے وہاں پہ لڑے، ہم تو یہیں بیٹھے ہیں. میں اس کو انورٹڈ کاما میں کر کے بات کروں گا، ہم تو یہیں بیٹھے ہیں، یہیں. اچھا وہ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام تو چلے گئے، زبان سے کہا تھا ہم یہیں بیٹھے ہیں. اب ہسٹری دیکھیے وہاں کی، اس کی آپ تفسیر میں دیکھیے گا، آپ حیران پریشان رہ جائیں گے. 40 سال تک وہ قوم جو تھی وہ اسی جگہ پر محصور ہو گئی. کس طرح ہوئی کہ انہوں نے سوچا کہ یار اب پیغمبر چلے گئے، چلو اب ہمیں آزادی، واپس ایجپٹ کی طرف چلتے ہیں. وہ جب گئے رات کا پڑاؤ کیا تو صبح دیکھے وہیں پہ موجود تھے جہاں سے چلے تھے. پھر دوسری ڈائمینشن میں گئے، دوسری تو میں اس واقعے سے کیا سمجھاؤں؟ میں یہ سمجھاؤں کہ ہم جس چیز کو اپنی زبان سے بار بار کہتے رہتے ہیں وہ حقیقت میں ہمارے ساتھ ہونی شروع ہو جاتی ہے. تو میں اس پوائنٹ آف ویو سے یہ کہوں گا ہمارے پاس دو چوائسز ہیں. ہمارے پاس ایک چوائس تو یہ ہے کہ ہم اپنے حالات کے حوالے سے، اپنے چیلنجز کے حوالے سے، بزنس کے حوالے سے رونا روتے رہیں اور مشکلات اور اس کو اپنے اوپر سوار کر کے جو کر سکتے ہیں وہ بھی نہ کریں، تو اینڈ از ویری آبویس فار. دوسری چیز یہ ہے کہ اس اگر پریویلنگ نیگیٹیوٹی میں جو ہماری انڈسٹری میں، اداروں میں جاب لیس ہونے کی شکل میں موجود ہے، ہم دیکھیں ہمارے پاس ایگزسٹنگ اپرچونٹیز کہاں ہیں. پرابلمس کو میں ڈینائی نہیں کر رہا، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ اندھیرا نہیں ہے، میں کہہ رہا ہوں ایکنالج کرو اندھیرا ہے یار، لیکن کہیں روشنی بھی تو ہوگی، کہیں کسی کونے میں کچھ اپرچونٹی بھی تو ہوگی. If I focus on that opportunity and if I'm being blessed to be thankful, to be having a gratitude of whatsoever is been in my life, I can say in open word, it is going to expand around, it is going to multiply in your life. آپ کر کے تو دیکھیں. لیکن آپ جس وقت اگر آپ یہ سمجھیں کہ آپ ہر وقت، اگر آپ بے روزگاری کی میں بات کروں، اسٹوڈنٹس مجھے ملے وہاں پہ یونیورسٹی کا واقعہ، بہت سارے اسٹوڈنٹس کا ایک سوال ہوتا تھا کہ سر یہ بتائیے کہ باہر تو بے روزگاری بہت ہے، تو ہم نے تو یہ پروفیشن کر لیا، ہم نے تو یہ پروفیشن کر لیا، تو اب آپ مجھے بتائیے باہر کے کون سے پروفیشن میں سکوپ ہے. یہ سوال کرتے ہیں اکثر جواد بھائی مجھ سے. تو میں انہیں کہتا ہوں میں آپ کے لیے ایک بری خبر لایا ہوں، کسی پروفیشن میں کوئی سکوپ نہیں. وہ حیران ہو جاتے ہیں جناب یہ کسی پروفیشن میں، یہ کیا بات آپ نے کی، بہت سارے پروفیشن ہیں اس میں تو لوگ بہت کماتے ہیں. میں نے کہا یار میری بات کو ذرا تھوڑا سا صحیح طریقے سے سمجھو، کسی پروفیشن میں سکوپ نہیں ہے، سکوپ آپ کے اندر ہے میرے بھائی.
آپ کسی ایسی فیلڈ میں چلے جاتے ہو اور اپنے دل و جان سے اس میں کام کرتے ہو, کنٹریبیوٹ کرتے ہو, ویلیو جنریٹ کرتے ہو, لوگوں کو اس میں ویلیو دیتے ہو, آپ اس میں وہ کماؤ گے جو اسی فیلڈ میں رہتے ہوئے لوگ اس کا 100 بھی نہیں کما سکیں گے, بیکاز آپ اس میں ٹاپ 10 میں ٹاپ 5% میں آ جاؤ, آپ کی انکم ڈفرنٹ ہو جائے گی. اسکوپ آپ کے اندر ہے. تو اپنے اندر اسکوپ لانے کا پہلا سٹارٹ جو میں نے کوشش کی, جواد بھائی آپ نے کہا کہ اور کیا میری آبزرویشن تھی, پریویلنگ نیگیٹیوٹی تھی, ہوپلیسنس تھی, جو میں نے مشاہدہ کیا, کارپوریٹ میں بھی دیکھا, لوگوں کے رویوں میں بھی دیکھا, کمپلیننگ والی چیز زیادہ دیکھی. شاذ و خال کوئی ہوں گے ایسے لوگ جو مجھے ایسے لوگ ملے جو پازیٹیو بات کر رہے ہیں, یا یہ جو چیز تھی میں نے اپنے ہر فورم پہ, چاہے وہ اسٹوڈنٹ تھے, کارپوریٹ تھا, میں نے کہا کہ سب سے پہلے تو ریالٹی کو ایکسپٹ کریں, دیٹ از امپورٹنٹ, لیکن ریالٹی کو ایکسپٹ کریں جتنی وہ ہے. مثلا اگر میرا پرابلم ہے تو پرابلم کو اس کے ٹرو کانٹیکسٹ میں ایکسپٹ کریں, اس کو ایگزیجریٹ نہ کریں. ہاں, ہمارا پرابلم کیا ہے کہ ہم پرابلم کو ایگزیجریٹ, دیکھیں میں ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں. کسی کے سر میں معمولی درد ہوتا ہے, اس سے پوچھیں آپ کے سر میں کیا ہے, وہ کہے گا جی سر میں درد ہے. اب یہ سر میں درد ہے تو اس کا کوئی علاج موجود ہے. اب ہماری لینگویج میں کہوں یار میرا سر تو درد سے پھٹا جا رہا ہے, now I'm been multiplying that thing, and this thing which I'm been exaggerating onto a higher level because I want certain attention, things like that, it impact negatively on my psychology, because something I'm been declaring to myself, making an identity for myself, something beyond my control is happening within myself. تو میں یہ کہوں گا کہ سب سے پہلے جو شفٹ کی ضرورت ہے وہ یہی ہے کہ ہم اپنے مائنڈ سیٹ, دیکھیں مائنڈ سیٹ کا لفظ یوز کروں گا میں, مائنڈ سیٹ وہ میں اکثر دہراتا ہوں جواد بھائی, وہ مولانا رومی کا ہی غالباً میرا خیال ہے کہ یہ شعر ہے کہ تیری اصل ہستی تو صرف تیری سوچ ہے, تیری اصل ہستی تو صرف تیری سوچ ہے, باقی تو سب ہڈیاں اور گوشت ہے. میں اپنے دوستوں کو جو میرے سننے والے ہیں, دیکھو دوستوں میں بڑی تمہیں ہمبل ہو کے, بڑی عاجزی کے ساتھ میں ایک تمہیں بات کہوں گا, تم ہر چیز انسان کے ہاتھ سے چلی جائے, ہر چیز چلی جائے, ایک چیز ہے اس سے کوئی نہیں چھین سکتا, کوئی نہیں چھین سکتا, وہ اس کا زندگی کے بارے میں نقطہ نظر اور اس کا رویہ, کیا وہ پازیٹیو رہنا چاہتا ہے یا نیگیٹو رہنا چاہتا ہے, یہ اس سے کوئی نہیں چھین سکتا. ہر چیز چھینی جا سکتی, لیکن اگر پازیٹیو نقطہ نظر زندگی میں رکھے گا اور شکر گزاری رکھے گا تو اسے اتنی طاقت اور قوت مل جائے گی اسے اپنے اندر کہ وہ اس کے سہارے بہت سارے چیلنجز کو فیس کر سکے گا. لیکن یہاں آپ کی اس بات پہ میں چھوٹی سی چیز ایڈ کرنا چاہوں گا کہ نیلسن منڈیلا سے کوشچن کیا تھا کسی بندے نے کہ اتنے سال قید رہنے کے بعد تم کس طرح جو ہے تم نے اپنے آپ کو مینٹین کیا اور باہر نکل کر آپ نے اپنی زندگی میں پروگریس کی. تو وہ کہتا ہے کہ میں جب جیل کے گیٹ سے باہر نکل رہا تھا تو میرا ایک پاؤں اندر تھا اور میرا ایک پاؤں باہر تھا گیٹ کے. تو میں نے پیچھے مڑ کے دیکھا اور میں نے کہا either I can be the prisoner of past or the conqueror of future, یعنی یا تو میں ماضی میں قید رہوں گا اور یا میں مستقبل جو ہے اس کو میں بناؤں گا, اس کے لیے میں کام کروں گا. کہتا میں نے وہ آپٹ کیا تو اس کے یہ ریزلٹس ہیں. تو یہ بات بہت زیادہ ریلیٹڈ تھی, آپ نے بات کہہ رہے تھے تو میرے ذہن میں آئی, میں نے کہا اس کو میں ایڈ کر. ماشاءاللہ. جواد بھائی آپ اجازت دیں تو میں اسی میں ایک میں نے واقعہ لکھا اپنی کتاب میں اس کو ایگزامپل سے انڈورس کروں گا. میں نے ایک میری بک میں, اور بائی دا وے آپ کے توسط سے میں جو 24 گولڈ کوائن ہے آپ کے ماشاءاللہ وہ ایز اے گفٹ آپ کے تمام جو سننے والے, آپ کے جو بھی آپ کے ساتھ وابستہ ہیں اسپیشلی ان کے لیے میری طرف سے تحفہ ہے کہ آپ جو کام کر رہے ہیں ماشاءاللہ بہت اپریشیٹڈ ہے. آپ کی محبت ہے, آپ مجھے بلاتے رہتے ہیں, اینڈ آئی ایم سو مچ تھینکفل. آپ بھائی ہیں میرے ساتھ, جزاک اللہ سیکھتا ہوں آپ سے. جزاک اللہ سر, ہم سب سیکھنے والے ہیں. میں اس میں ایک واقعہ بتا رہا تھا کہ اس میں نے ایک لکھا ریئر ویو مرر, اس میں یہ ہمارے دوست بھی اس واقعے کو پڑھیں گے. اس میں میں نے ایک دفعہ گاڑی کے, چونکہ ہم ڈرائیو کر رہے ہوتے ہیں تو میرے ذہن میں ایک دفعہ خیال آیا کہ یہ جو میں گاڑی ڈرائیو کر رہا ہوں تو ہاؤ مچ ٹائم میں جو ریئر ہمارا ویو مرر ہے اس میں دیکھتا ہوں اور کتنا ٹائم میں فرنٹ جو ہے وہ ونڈ پار دیکھ رہا ہوں. تو میں نے اندازہ لگایا کہ شاید 1% بھی نہیں یا 2% یا 3% سے زیادہ جو ٹائم ہے, I do not look into the rear view 90% اور 95% of the time I'm looking into that. اور مجھے خیال ہوا, میں نے کہا اگر میں ریورس کر دوں اس کو, میں 90% of the time ریئر ویو کو دیکھنا شروع کر دوں اور صرف 3% 5% سامنے دیکھوں, کیا ہوگا؟
खुदा न खासा बहुत बड़ा हादसा हो जाएगा, गाड़ी तो चला ही नहीं पाऊंगा, हादसा होगा। तो मैं इस मेटाफोर को यूज करते हुए ये कहता हूं दोस्तों, जिंदगी के अंदर जो पास्ट है वो रियर व्यू मिरर की तरह है। अगर हमारी नजरें उसी पे चिपकी रहेंगी तो ये जो गाड़ी जिंदगी की आगे चल रही है ना, ये कहीं एक्सीडेंट होके स्टक कर जाएगी और हम सोचेंगे कि यार क्या बात है कि हम आगे क्यों नहीं चल रहे। पास्ट हमारी जिंदगी में सिर्फ रेफरेंस के लिए है, सीखने के लिए। सीखने के लिए, सबक सीखने के असल असल इंपॉर्टेंट आगे का रास्ता है। हमें लिए ये अहम नहीं है कि हम आ कहां से रहे, हमारे लिए ये अहम है हम जा कहां क्या रहे, कहा। हम पहुंच कहां से रहे। देखें, किसी ने एक बड़ी खूबसूरत बात की, इंसान चलते चलते गड्ढे में गिर जाए ना, गड्ढे में गिर जाए। अब वो सवाल इतना अहम ये नहीं रहता कि मैं गड्ढे में गिरा कैसे, गिरा कैसे, अब सवाल अहम ये बन जाता है मैं गड्ढे से निकलूं कैसे। निकलूं कैसे, बिल्कुल सही, अब एब्सोल्युटली। आप अब वहां पे सब लोग गड्ढे में बैठ के सिर्फ यही डिस्कस करना शुरू कर दें, यार आए कैसे गिरे कैसे, तो आप एक सेकंड भी आप सोचेंगे, आप 100 साल भी बैठे रहेंगे, आप नहीं निकल सकेंगे। अब सवाल बदल गया, अगर कहीं गड्ढे में गिर चुके हैं, और मैं गड्ढे की मिसाल एज अ मेटाफोर कहता हूं, अगर हम अपने किसी ऑर्गेनाइजेशनल चैलेंज का शिकार हो चुके हैं, किसी इकोनॉमी के इशू का शिकार हो चुके हैं, किसी और मामले का ऐसा शिकार हो चुके हैं, द पॉइंट इज व्हाट इज द वे आउट इन अ कंस्ट्रक्टिव वे, व्हाट वी कैन डू राइट नाउ, रादर देन के बीटिंग आवरसेल्फ या बीटिंग द बुश, या हम लोगों को ही कहते रहे बुरा भला, अपने आप को बुरा भला कहते रहे, यार क्यों इधर आ गए, क्या इट इज नॉट। और मैं एक चीज और समझाऊं जवाद भाई, पूरी जिंदगी ये जो आपने माशाल्लाह आपने देखा होगा बाहर के मुल्कों में भी घूम फिर के, दोस्तों मैं तुम्हें एक बड़ी वाज़ेह बताता हूं, कामयाब उस वक्त बाहर की दुनिया में भी आप उस वक्त कामयाब होते हो जब पहले जिस जगह पे मौजूद हो वहां पे अपने कामयाबी का स्टैंप लगाते हो। बिल्कुल आपकी सही, कामयाबी जब तक आप अपने उस लोकल कॉन्टेक्स्ट में कामयाब नहीं होगे, आप दुनिया के किसी कोने में आपको जाके बिठा दिया जाए, आप नहीं हो पाओगे। आप ये ना सोचोगे जी मैं वहां जाऊंगा तो पता नहीं मेरे लिए क्या हो जाएगा। दरअसल ये एक माइंड सेट है, मैं वही बात कहता हूँ, कामयाबी का माइंड सेट है। और अपनी वैल्यू अगर आप अपनी मौजूदा जगह पे जहां पे आप हैं वहां पे डिलीवर करना शुरू कर देंगे, आपको बेटर वैल्यूज, बेटर अपॉर्चुनिटीज, दुनिया आपको ढूंढती हुई पहुंच जाएंगे। कहते हैं, किसी ने किसी बड़ी खूबसूरत बात कहीं पढ़ी थी कि अगर आपको पता लगे कि जी आपके पास आप खूबसूरत कोई फन रखते हैं, आप बड़ी अच्छी बांसुरी बजाते हैं, आप बड़ा अच्छा जनाब आपके पास कोई फन है, और आप जंगल में जाके बैठ जाएं, तो लोग वहां तक भी अपने रास्ते बना लेंगे, पहुंच बिल्कुल जाएंगे आप। आते, बिल्कुल आते, ये तो हमने आजमा के देखा है। अच्छा कामरान भाई, अब ये तो हुआ हमारा पाकिस्तान का ट्रिप और आइडेंटिफिकेशन, तीन चीजें मैं समझ पाया कि एक, कंप्लेंट्स बहुत करते हैं लोग, पॉजिटिव माइंड फ्रेम होना चाहिए, एक फ्लेक्सिबिलिटी लोगों को बढ़ानी चाहिए, और एक इनोवेशंस जो हैं उसकी तरफ आना चाहिए, प्रॉब्लम जो सॉल्विंग टेक्निक्स हैं उनको बेहतर करना चाहिए और उसको समझना चाहिए। अब एक हमारा सेगमेंट होता है कामयाब लोगों की कहानी, मेरी कहानी। तो अब ये इसके साथ ही मैं अटैच करना चाहूंगा इस इंटरव्यू के, क्योंकि ये तो पाकिस्तान के विजिट के साथ, कि आपकी जिंदगी की कहानी क्या है, हु इज कामरान सिद्दीकी, कहाँ पैदा हुए, कैसे आज की डेट तक जो हाइलाइट्स है सारे जो काबिल जिक्र बातें हैं वो हमें बताएं, क्योंकि हमारा जो ये बेसिकली जो हमने ये सिलसिला इंटरव्यूज का शुरू किया हुआ है, इसमें मैं ये कहता हूँ कि जितने भी पाकिस्तानी हमारे बाहर कामयाब हैं वो अपनी कहानी जब बताते हैं, कुछ बीच में अपने एक्सपीरियंसेस भी बताते हैं कि हमारे साथ यूं हुआ, तो वो फिर जब लोग सुनते हैं तो इंस्पिरेशन भी लेते हैं और लेसन्स भी लेते हैं और वो भी प्लान करते हैं। सो अब आपकी कहानी, आपकी जुबानी। बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। आपने जो चीज़ हाईलाइट की, कामयाबी, और मैं इस अपॉर्चुनिटी को सबसे पहले एक फलसफा भी मैं इंशाल्लाह बता दूंगा जिसने एक्चुअली मेरे लिए जिंदगी में कामयाबी का रास्ता खोल दिया, और बड़ा यूनिवर्सल प्रिंसिपल था जो मैं शेयर करूंगा। तो जो इंसान भी, और मैं बड़े दावे से कह रहा हूँ, ये जो फार्मूला मैं आपके साथ शेयर करूंगा ये कहीं पे निगेट नहीं होगा, क्योंकि ये कामरान सिद्दीकी का फार्मूला नहीं है, जिसका फार्मूला है वो दुनिया का, इस कायनात का हकीम है, उसका फार्मूला आपके साथ शेयर करूंगा। अच्छा जनाब, हुआ क्या कि मैंने जवाद भाई अपने हवाले से ये चीज़ बड़ी वाज़ेह और शायद एज इंस्पिरेशन बताऊंगा कि मेरी ज़िंदगी के जो पहले 24 साल थे, मैं शायद उनको फेलियर वाले साल कहूँगा। अगरचे मैं यूनिवर्सिटी कॉलेज में अच्छा स्टूडेंट था, अच्छे ग्रेड्स ले रहा था, लेकिन मेरी शख्सियत इंतहाई इंट्रोवर्ट और लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, और एक जैसे एक बंदा बिल्कुल आइसोलेटेड सा होता है और उसके कोई एक्सप्रेशंस नहीं होते, उसकी ज़िंदगी की कोई बड़े एम्बिशंस नहीं होते, आई वाज लाइक दैट।
لیکن ایک زندگی کا جو ٹرانسفارمیشن کا پروسیس ہوا اس میں جو سب سے بڑا اور اس انسان کو بہت اجر جاتا ہے لیکن جو سر یہ میرے لیے. پہلے 24 سال تھوڑے سے ہلکے سے ہائی لائٹ دے دے، پیدا کہاں ہوئے، اسکولنگ کا، جی کالج سر، کا. میں لاہور سے جواز بھائی میرا بلانگ کرتا ہوں. لاہور سے میری ارلی اسکولنگ ہوئی وہاں پہ. لاہور میں ادبستان صوفیہ اسکول ہے وہاں پہ. پھر میں ایف سی کالج میں رہا. اس کے بعد میں نے انجینئرنگ کی یو ای ٹی سے گورنمنٹ کالج میں 1 سال. وہ جو ٹائم پیریڈ ہوتا ہے جسٹ ٹو گیٹ دا فلیور آف دیٹ، وہ بھی بڑا اچھا ٹائم تھا. پھر میں اس کے بعد میرا کیریئر تھا ہیوی میکینیکل کمپلیکس میں. وہاں پہ میں مینیجر کوالٹی کے طور پہ میں نے 5 سال کام کیا. پھر میں لاہور میں واپس آ گیا. ایک جرمن کمپنی کے ساتھ کنسلٹنسی کا کیریئر تھا میرا 2 سال کا. اور وہیں پہ آئی ہیو ایکچولی تھاٹ اباؤٹ کہ آئی ہیو ٹو امپرووائز مائی ایجوکیشن. تو میں نے آئی بی اے میں ایگزیکٹو ایم بی اے پروگرام میں اپنے ایم بی اے کو کمپلیٹ کیا وہاں سے. یہ فرسٹ اور 25 ایئرس جو ہے وہ جی اسی وہ جو فرسٹ. پھر ہم ٹرننگ پوائنٹ کی طرف آئیں گے. جی اب وہ اصل میں ایچ ایم سی میں ہی میرے لیے ٹرانزیشن شروع ہو گئی تھی، کیونکہ ہیوی میکینیکل کمپلیکس میں جب میں تھا تو وہاں پہ ہمارے ایک مینیجر تھے، اللہ تعالیٰ ان کو زندگی اور دراز کرے، ان کو برکتیں دے. انہوں نے فرسٹ ٹائم ہی ہیز اسپاٹڈ سم تھنگ گڈ ان مائی سیلف. انہوں نے مجھے ہائی لائٹ کرنا شروع کیا کہ کامران تمہارے اندر ایک اچھا ٹرینر کی ایبلٹی ہے. اور جس وقت وہ مجھے ہائی لائٹ کرتے تھے تو مجھے تو یقین ہی نہیں آتا تھا، کیونکہ میرے اندر جو اپنی ایک نیگیٹیوٹی تھی اپنے بارے میں، اور تو اپنے بارے میں بلیو کرنا بہت مشکل تھا کہ کیا میرے اندر ایسی کوئی صلاحیت موجود ہے. تو میں تو انکار کر دیا کرتا تھا، لیکن وہ بہت اصرار کرتے تھے. تو ایک دن میں نے جب ان سے یہ بات پوچھی تو میں نے کہا کہ شاید آپ میرے بڑے بھائی کی طرح ہیں، آپ مجھے انکریج کرتے ہیں، لیکن میں نہیں سمجھتا کہ میرے اندر ایسی کوئی چیز ہے. تو انہوں نے سوال مجھ سے الٹ کر دیا. انہوں نے کہا کہ تم ایسا کیوں نہیں سمجھتے؟ تو پھر میں نے انہیں بتایا وہی بات جو میں نے کہی کہ بلیم اور کمپلین زندگی میں انسان کے رستے کو روک دیتے ہیں. اس نے میری زندگی کے رستے کو روکا ہوا تھا. اور وہ روکا ہوا کیا تھا کہ میں بچپن سے شروع ہوا تو میں نے ان کو سب کے بتایا. میں نے کہا جی میرے اسکول میں، میرے کزنز میں، میری فیملی میں، میرے دوستوں میں، فلانوں میں، ہر کوئی مجھے یہ کہتا رہا، ہر کوئی یہ کہتا رہا کہ میرے اندر کانفیڈنس نہیں ہے، میرے اندر یہ نہیں ہے، وہ نہیں ہے. تو اتنے لوگوں کی باتیں زندگی میں سنتا رہا ہوں تو اتنے لوگ جھوٹ تو نہیں بولیں گے، سچ ہی کہہ رہے ہوں گے نا. اتنے لوگوں نے کہا تو بڑی خوبصورت بات، دیٹ واز اے ٹرننگ مومنٹ فار مائی سیلف. انہوں نے یہ بات کہی اور انہوں نے کہا کہ دیکھو کامران، ہر انسان کو زندگی میں اپنی رائے رکھنے کا حق ہے. کوئی بندہ آپ کے بارے میں رائے رکھ سکتا ہے، آپ لوگوں کی زبانیں تو نہیں پکڑ سکتے. لوگوں نے آپ کے بارے میں ایک رائے رکھ دی، وہ تو ان کی اوپینین ہی تھا نا، ان کی رائے تھی. تم نے ان کی رائے سب کو اکٹھی کر کے تم نے اپنے ماتھے پہ چسپاں کر لی. تم نے کہا یہ ان کی رائے ہے، لیکن یہی میری جو ریالٹی میری یہی ہے جو یہ کہہ رہے ہیں. انہوں نے کہا دس از دا رانگ اسٹف. تو جب انہوں نے مجھے سیلف ریئلائزیشن دی کہ وہ ان کے لیے یہ this is not what they are saying is my true genuine identity, my identity is different and this what has been highlighted to me. اچھا وہ جو لمحہ تھا وہ میرے لیے وہ ایک بیداری کا لمحہ کہہ لیں، اور میرے اندر کی خواہش بھی ہوتی تھی کہ یار مجھے ایسا ہے. تو خیر وہ that was a turning point. اور پھر اس کے بعد اپرچونٹی خیر بنی اور میں نے اپنے اندر الحمدللہ ٹریننگ والی سائٹ پہ پھر میں نے اپنے آپ کو موبلائز کیا اور وہیں سے میرا سفر سٹارٹ ہو گیا تھا. لیکن یہاں پہ ایک اور بہت بڑی چیز آئی جس نے کامیابی کی بنیاد رکھی. 2 چیزوں نے کامیابی کی بنیاد رکھی. ایک وہ تھی کہ جس وقت میں 5 سال میں نے ایچ ایم سی میں جاب کیا تو میں وہاں سے جب جاب سے دوسری میں کمپنی میں جا رہا تھا، جرمن کمپنی میں، تو میں اپنے انہی باس کے پاس گیا اور میں نے ان کا بہت شکریہ ادا کیا. میں کہا سر آپ نے بہت مہربانی کی میرے حال پہ اور مجھے تو بالکل بدل دیا آپ نے. تو انہوں نے کوئی کریڈٹ نہیں لیا. انہوں نے کہا نہیں یہ تو تمہاری ایفرٹ تھی، میں نے تو صرف تمہیں رستہ دکھایا اور تم نے باقی چلے ہو. میں نے کہا نہیں سر یہ تو آپ تو قصر نفسی سے کام تم بہت کیا میرے لیے، آپ مجھے بتائیے میں آپ کے لیے کچھ کرنا چاہتا ہوں. تو انہوں نے خوبصورت بات کی. دیٹ واز اے ٹرننگ مومنٹ جہاں سے میں سمجھتا ہوں میری زندگی کا کچھ ایک ڈفرنٹ چیپٹر اوپن ہو. انہوں نے کہا دیکھو کامران بات یہ ہے، میں نے یار دیکھو میرے پاس جو تھا نا میں نے تمہیں آگاہ کر دیا، کریڈٹ گوز ٹو یو. تم ایک کام کرنا، اگر اف یو وانٹ ٹو ریئلی پے می بیک، تم نے یہ کرنا ہے جب زندگی میں تم گرو کرو اپنے کیریئر میں، جب تم کسی جگہ پہ کوئی چیز حاصل کر لو، تو جب تم زندگی میں چلو گے تو تمہیں اپنے جیسے بہت سارے لوگ نظر آئیں گے، وہ بھی اپنے طور پہ ایسے کنسٹرینٹ میں ہوں گے. تم نے صرف یہ کرنا ہے، یو جسٹ ہیو ٹو ریموو دیز بیریئرز فرام دیم، جسٹ ٹو گیو دیم سم ڈائمینشنز کہ یار دیر از اے مور پاسبلٹیز ان لائف. اف یو اسٹارٹڈ ڈوئنگ اٹ آئی ول فیل کمپنسیٹڈ. اینڈ دیٹ واز دا تھنگ وین ہی سیڈ دیٹ. میں تو اپنی کرسی سے جواد بھائی ایسے اچھل پڑا. میں جا کے ان کا ہاتھ تھاما، میں کہا سر اٹس اے ڈن ڈیل، ہو گئی بات. اب مجھے اندازہ نہیں تھا کہ 30 سال کے بعد بھی الحمدللہ
مرتے دم تک کا عہد ہے جواد بھائی کہ اللہ تعالیٰ سے دعا بھی ہے اللہ تعالیٰ یہ کام مجھ سے لیتا رہے. یہ وہ کمٹمنٹ تھی جس نے رستہ کھول دیا کہ کیا مجھے نفع رساں بننا ہے. I have to become beneficial for other. دوستو دیکھو مجھے نہیں پتا کتنے لوگ ہمیں سن رہے ہیں لیکن میں تمہیں ملینز اینڈ ٹریلینز آف ڈالر کی ایڈوائس ایک جملے میں دیتا ہوں. اور یہ جملہ میں کیوں کہہ رہا ہوں, میں نے بعد میں قرآن پاک میں سورہ نمل میں جب میں نے پڑھا, سورہ نمل میں ایک چونٹی کا واقعہ آیا کہ اس نے اپنی ہم جنسوں سے کہا کہ تم بلوں میں چلی جاؤ, کہیں پیغمبر کے یہ جو لشکر آ رہا ہے کہیں ان کی سموں کے نیچے کچلی نہ جاؤ. تو میرے ذہن میں یہ عقدہ کھل گیا کہ اگر ایک چھوٹی سی چونٹی کی سوچ جو اپنی ہم جنسوں کی بھلائی کے لیے اللہ کو اتنی پسند آتی ہے کہ قرآن میں ذکر کر کے اربھا لوگوں تک پہنچا دیتا ہے, تو ایک انسان کی وہ سوچ اللہ کو کتنی پسند ہوگی جو اپنے جیسے انسانوں کی بھلائی کا سوچتا ہے. جواد بھائی میرے لیے جب میں لوکل سے گلوبل بنا اس سوچ کے ساتھ 2005 کی بات ہے یا 2003-4 کی بات ہے, میرے والد صاحب اعتکاف میں بیٹھا کرتے تھے اور یہ صورت میں نے وہاں پہ پڑھی اور میں عہد کر کے اٹھا, کیونکہ اس سے پہلے میری زندگی میں الحمدللہ بہت فنکشنل ٹرینر تھا. میں لیٹ 90s اور ارلی 2000 کی بات کر رہا ہوں, اور اس وقت ہماری ابھی کے جو ٹرینرز ہیں ان میں سے شاید بہت سارے لوگ نہیں تھے اس وقت. الحمدللہ کراچی, لاہور, فیصل آباد, اسلام آباد, یو جسٹ نیم اٹ. آج بھی شاید چند لوگ جنہوں نے میری ٹریننگ اٹینڈ کی وہ یاد رکھتے ہوں گے, اللہ کا بڑا شکر ہے. لیکن ایک چیز میرے اندر تھی, میں اس وقت سیلف سینٹرڈ تھا, میں اپنی پروجیکشن اپنے اوپر فوکس تھا. لیکن اس سوچ نے جب آئی کہ آئی ہیو ٹو بیکم بینیفیشل فار دا پیپل, چاہے میری آڈیٹنگ ہے میری ٹریننگ ہے, اس چیز نے مجھے گلوبل کر دیا. اور مجھے اس بات کا یقین آ گیا کہ اگر میں ایمانداری کے ساتھ, ہمدردی کے ساتھ, نیک نیتی کے ساتھ اپنی بات کو کرتا رہوں گا تو میری بات کا پہنچانا پھر میرے رب کے ذمہ ہے. اب وہ کہاں تک پہنچا دے گا وہ اس کا کرم ہے. اب آپ دیکھیں آپ سے میری بات ہو رہی ہے, پتہ نہیں کتنے لوگ بیٹھے ہیں, ان تک بات پہنچ گئی, کتاب کے ذریعے پہنچ گئی, میں گلف نیوز میں کتنے عرصے سے آرٹیکلز لکھ رہا ہوں, ہزارہ لوگوں تک پہنچ گئی. تو یہ جو کامیابی کا سفر ہے نا, وہ میں اس فلسفے کو کہوں گا, جو اس فلسفے پر ہے وہ کامیاب ہے. آپ کسی بھی دنیا کی بڑی سے بڑی کمپنی یا بڑے سے بڑے اسکالر جس نے نام کمایا, آپ کو ایک چیز اس کے اندر کامن لگے گی, یہ باٹم لائن پہ نظر آئے گا, اس کا لارجر دین لائف آبجیکٹو ہے زندگی میں. وہ شارٹ ٹرم گین نہیں لے رہا. فائنینسز, پیسہ, عزت, شہرت بائی پروڈکٹ ہے, ملے نہ ملے نہ ملے, لیکن کیا چیز امپورٹنٹ ہے, کیا میری زندگی کا مقصد پورا ہو رہا ہے, کیا میری ذات سے کسی کو فائدہ ہو رہا ہے. اگر ذات سے فائدہ ہو رہا ہے تو میں سمجھتا ہوں میں کامیاب ہوں. تو اس ٹرم میں کامیاب ہوں الحمدللہ. میں اپنے مشن کے ساتھ ہوں اور اس مشن کو پروموٹ کر رہا ہوں. تو اس کے بعد پھر یہ سفر ایسا ہوا جواد بھائی کہ میں لاہور میں ٹریننگ کر رہا تھا, تو مجھے ایک کال ریسیو ہوئی یو اے ای سے. ان نون نمبر تھا. میں ٹریننگ کے بعد کال کیا تو وہ پتہ لگا وہ کوئی گلوبل کمپنی ہے ناروے کی, اور ان کے کوئی ڈائریکٹر تھے. وہ مجھے کال کیا, انہوں نے کہا جی کامران we have heard a lot about you from the training business market in Pakistan and we are interested to get you on board as our global training manager to manage 100 countries. اور یہاں کا جو مینا ایریا ریجن ہے تم اس کے مینیجر بن جاؤ. would you be interested to come؟ اچھا میرا اسکیڈول تو بیک ٹو بیک بک تھا. تو میں نے کہا میں تو تھینک یو سو مچ, یو اپروچ می, آپ نے میرے بارے میں رائے دی, بٹ آئی کی ناٹ کم. انہوں نے کہا وی آر اوپن فار یو ایون آن دا ویکینڈ بیکاز آپ کا کورس ختم ہوتا ہے, دس از اے ٹکٹ, یو جسٹ کم اوور, وی وانٹ ٹو ٹاک ٹو یو. تو خیر وہ دیٹ واز اے مومنٹ وچ آئی وڈ سے کہ اللہ تعالیٰ نے دروازہ کھول دیا میرے لیے. میں اس کے بعد گلوبل ہو گیا. اس کے بعد پھر میں یہاں پہ یو اے میں نارویجن کمپنی کا جو ہے وہ مینا ایریا ریجنل مینیجر, ٹریننگ مینیجر, الحمدللہ وہ بڑا اچھا ایک تھا. اور پھر یہاں کی تقریباً میرا خیال ہے کوئی ایسی انڈسٹری نہیں تھی جو ٹاپ انڈسٹریز کی میں بات کروں گا جہاں پہ میرے سیشنز نہیں ہوئے. وہ ارامکو تھی, سیبک تھی, کیو پی تھی, سب جگہ پہ. اور اللہ نے عزت دی, بینگ ایز اے پاکستانی بھی میں سمجھتا ہوں ایک ریگارڈ ملا, رسپیکٹ ملی کہ لوگ اس بات کو اکنالج کرتے رہے کہ یار دس از سم ون. اور ہماری جو کمیونٹی میں لوگ ہوتے تھے وہ بھی مجھے آ کے اپریشیٹ. تو میں الحمدللہ سمجھتا ہوں کہ آئی پلیڈ اے لٹل بٹ آف دیٹ پارٹ کہ چلیں اپنے ملک کے نام کے حوالے سے ایک اچھی. تو پھر میں نے جواد بھائی اس کے بعد پھر میری کامیابی یہ رہی کہ میں نے پھر بزنس کیا. بزنس میں میرے 5-6 سال میں ایک یو کے کی کمپنی کے ساتھ کولیبریشن کے ساتھ
وہ کرتا رہا. پھر اس کے بعد میرا کچھ لکھنے لکھانے کا بھی سفر شروع ہو گیا, بکس میری پبلش ہوتی رہی, گلف نیوز میں لکھتا رہا. پھر ایک میگا شفٹ یہ بھی آ گئی کہ جہاں پہ میں ٹریننگز وغیرہ ڈیلیور ہوتی تھیں تو یو اے گورنمنٹ میں میرے لیے ایک اپرچونٹی کریٹ ہو گئی ایز این ایڈوائزر کے طور پہ. دے وانٹ ٹو ہیو مائی اسکل اینڈ مائی کمپیٹنسی ایز این ایڈوائزر کیپیسٹی میں. تو پھر وہ بھی الحمدللہ شروع ہو گیا. پھر میں نے اپنی امریکہ میں جا کے کمپنی بھی بنا لی, یہاں پہ بھی میں آپریٹو ہوں. پاکستان میں میں نے جو ہے وہ معاملہ میرا چل رہا ہے. اور جیسے میں نے کہا کہ میں لائف لانگ لرنر ہوں, تو الحمدللہ یہ اپنے سننے والوں کے انسینٹیو کے لیے میں بات کر رہا ہوں. ایون آفٹر 30 years of my career I have started now doing PhD پروگرام میں نے حصہ لے لیا ہے. اور الحمدللہ میں نے جیسے کہا لائف لانگ لرنر ہوں. یہ بھی میری کامیابی کے ڈائمینشن ہے کہ میں لائف لانگ لرنر ہوں, اور میری جو PhD کا سفر ہے وہ سٹارٹ ہو رہا ہے. تو میں یہ ان اے نٹشل ہے جواد بھائی, this is what I have achieved. اور میری ساری کی ساری کمائی, ساری کی ساری چیزیں صرف اس بات کے اوپر ہے, میرا جو اکاؤنٹ ہے وہ اس بات کے اوپر ہے کہ میں نے اپنی زندگی میں کتنے لوگوں کے اندر اس میسج کو انڈیوس کیا, کتنے لوگوں تک میری بات پہنچی. دس از مائی بیلنس شیٹ. دس از آئی ڈونٹ کنسیڈر اینی تھنگ ادر فائنینسز ایٹسٹرا. جیسے میں نے کہا وہ بائی پروڈکٹ ہیں, وہ میرا انڈیکیٹر نہیں ہے میری سکسیس یا فیلئر کا. میری بات تک پہنچنا, لوگوں کی زندگی میں کوئی تغیر اور تبدل پازیٹیو سینس میں آ جانا, یہ میری کامیابی ہے. الحمدللہ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ اس کو جاری و ساری رکھے. سر یہ کہتے ہیں جو دے گئے وہ لے گئے, جو جوڑ گئے وہ چھوڑ گئے. جو آپ دوسروں تک ٹرانسفر کر دیتے ہیں وہی آپ کے ساتھ چلا جاتا ہے آپ کے اعمال میں, کہ آپ لوگوں کی مدد کر جاتے ہیں. ورنہ تو آپ جو ہے, میرا اپنا پروگرام یہ ڈائی ایمٹی کے کانسیپٹ پہ ہے کہ آپ جب دنیا سے جائیں تو آپ کے پاس جو کچھ ہے وہ شاگردوں کو دے جائیں, لوگوں کو دے جائیں, تاکہ وہ اس کو آگے چلائیں معاملے کو. اچھا سر, اب ایک بڑا امپورٹنٹ کوشچن ہے. اتنے 30 سال کا تجربہ اور اتنی ٹریننگز کرنے کے بعد یونیورسلی کارپوریٹ میں لیڈر کو رائز کرنے کے لیے آپ نے کیا آئیڈینٹیفائی کی ہیں چیزیں کہ جو ہماری یوتھ جو ہے, خاص طور پہ جو نئے بچے انجینئر بن رہے ہیں, آپ بھی انجینئر ہیں, میں بھی انجینئر ہوں, بائی ایجوکیشن پر آپ تو مجھ سے خیر بہت زیادہ پڑھتے گئے, میں فائنینس کی سائڈ پہ چلا گیا. تو کیا ایسی کوالٹیز اور کیا ایسی چیزوں کو انہیں خیال رکھنا چاہیے جو انہیں کارپوریٹ لیڈر کو رائز کرنے میں ہیلپ کرے؟ ویسے تو یہاں پہ میں جم رون کا ایک وہ کوٹ چھوٹا سا کر دوں گا کہ if you work on yourself you will make a living, if you work at your job you will make a living, if you work on yourself you will make a fortune. تو یہ تو ہے, لیکن وہ اس کو ذرا ایلیبوریٹ اس کو ہم نے کرنا ہے کہ کن ایریاز کے اندر کون سی سافٹ سکلز یا کوئی اور سکلز آپ سمجھتے ہیں کہ وہ اپنے اندر پیدا کریں, آج سے ہی کام کریں, جو لڑکا فرسٹ ایئر میں انجینئرنگ میں داخل ہوا ہے سائڈ بائی سائڈ, تاکہ کارپوریٹ لیڈر کو وہ رائز کر سکے. یہ میں سب سے پوچھتا ہوں کارپوریٹ کے لوگوں سے. بہت اچھا کوشچن ہے, بہت ہی ان ڈیپتھ کوشچن ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ میرے جتنے بھی ہمارے سننے والے ہیں ان کے لیے بھی یہ بہت ویلیویبل ہوگا انشاءاللہ. سب سے بڑا سکل کیا ہے, سب سے پہلے میں اس پہ بات کرتا ہوں, اور میں اس کی بات کا دوبارہ تعین کروں گا. دیکھیں, ہمیں دیکھنا چاہیے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں کتاب دی ہے اس کے اندر پوری زندگی کا فلسفہ, پوری زندگی کی ریسیپیز, جو کتاب ہمیں آفٹر زندگی کی سکسیس بتا رہی ہو. کیا یہ ممکن نہیں ہے کہ اس کے اندر دنیا کی کامیابی کے بھی تمام طریقے موجود ہوں؟ صرف دیکھنے کے لیے وہ زاویہ نگاہ چاہیے, آپ کو ہر چیز کا آنسر مل جائے گا. سب سے بڑی بات آپ نے کہی اسکل کی. اب میں اسکل کی بات کرتا ہوں. سورہ رحمان میں اللہ تعالیٰ نے جو پہلی 4 آیات ہیں ذرا ذہن میں تازہ کر لیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان. 4 آیات دیکھیں. جو سب سے پہلی آیت ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے اپنا ذکر رحمان کے طور پہ کروایا. اللہ کے 99 نام ہیں, لیکن جو اس کا ٹاپ کا, چوٹی کا جو صفت ہے وہ رحمان, یعنی اس کی محبت اپنی مخلوق سے اتنی شدید ہے جیسے ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر ہوتا. تو اللہ تعالیٰ نے اپنی اس صفت کو, جو ٹاپ کی صفت ہے, اس کا ذکر کیا. دوسری میں بہت سارے علوم ہیں دنیا میں, بہت سارے علم بکھرا پڑا ہے. جو اللہ تعالیٰ نے ٹاپ کا علم اتارا قرآن کا, تو اللہ نے قرآن کا ذکر کیا. تیسری آیت میں اللہ کی ملینز میں مخلوقات ہیں, سمندری مخلوق دیکھ لیں, صحرائی دیکھ لیں, میدانی دیکھ لیں, آسمانی, ہر طرح کی مخلوق ہے. اللہ تعالیٰ نے جو ٹاپ کی مخلوق, اس نے ٹاپ کریشن ہے انسان, اس کا ذکر کیا. تو چاروں طرف ٹاپ, تینوں طرف ٹاپ 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 آیا. تو جو چوتھی آیت میں جو چیز اللہ نے بتائی کہ انسان کو بہت ساری ایبلٹیز نہیں ہے, لیکن جو اس کی ٹاپ کی ایبلٹی ہے وہ علمہ البیان, اس کی کمیونیکیشن سکلز ہے.
जितने बेस्ट ये कम्युनिकेशन स्किल्स होते हैं उतना इंसान इन्फ्लुएंशियल हो जाता है, उतना बड़ा बेस्ट जो है उसके लिए। मैं अमूमन लोगों से ये कहता हूं कि आप अपनी टेक्निकलिटी को तो बहुत ज्यादा टाइम देते हो, टेक्निकल डोमेन में बहुत काम करते हो, लेकिन क्या किसी ऐसे अदारे का आपने सोचा है कि आप सोचो कि यार उसका सिर्फ प्रोडक्शन डिपार्टमेंट हो, उसका मार्केटिंग डिपार्टमेंट ना हो, सर्वाइव कर सकेगा? नहीं करेगा। हमारा सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि हमारे इदारों में सिर्फ और सिर्फ ये दिखाया जाता है, सिखाया जा रहा है बदकिस्मती से कि बस इस चीज को रट्टा लगा लो, इसको ये कर लो, इसको नंबर ले लो। लेकिन जो प्रेजेंटेशन है वो आपकी आपकी प्रेजेंटेशन कैसी है, आपकी स्पीच कैसी है, आपके राइटिंग स्किल कैसे। जवाद भाई, मैंने जिंदगी में जो 70,000 80,000 लोगों तक पहुंचा हूं, मैंने कोशिश की, मैंने देखा यार ये जो टॉप नोच लोग होते हैं, जो टॉप ब्रास है, चेयरमैन है, सीईओज हैं, डायरेक्टर्स हैं, इनकी कौन सी खास खूबी है? मुझे उनमें से बहुत ज्यादा कोई टेक्निकल लोग नहीं मिले, लेकिन हाँ एक चीज जो मुझे अक्रॉस द बोर्ड बड़ी खूबसूरत उनमें नजर आई, एक्सेप्शंस हो सकती हैं, दे आर हैविंग एन एब्सोल्युटली फिनोमिनल कम्युनिकेशन स्किल। उनका बात करना, उनका लिखना, दैट इज समथिंग अमेजिंग। तो मैं एक बात तो ये कहूंगा, कामयाबी के लिए, चाहे आप इंटरप्रेन्योर हो, चाहे आप कॉर्पोरेट में हो, चाहे स्टूडेंट हो, तुम्हारी कामयाबी शुरू होगी जब तुम अपनी कम्युनिकेशन के ऊपर काम करोगे, क्योंकि दिस इज समथिंग, दुनिया का सबसे महंगा प्रोफेशन जिसके अंदर हाईली पेड, 1 घंटे के अंदर किसी प्रोफेशनल को 1.5 लाख 2 लाख डॉलर नहीं मिलते होंगे किसी भी डोमेन का। लेकिन अगर आप अपनी फील्ड के अंदर हो, ये बड़े बड़े प्रेसिडेंट, बहुत बड़े बड़े स्पीकर्स जाके 2-2 लाख डॉलर, 4-4 लाख डॉलर 1-1 घंटा, 2-2 घंटे की स्पीच में ले लेते हैं, बिकॉज दिस इज अ कम्युनिकेशन विच इज अ हाईली पेड। तो एक चीज आ गई जो कम्युनिकेशन पे मैंने हाईलाइट कर दी। अब आ गए कि अच्छा जनाब, अगर हम सफर स्टार्ट करते हैं तो हम करें क्या? मैं ये कहता हूँ जवाद भाई कि उसके अंदर इंटरप्रेन्योरियल माइंडसेट, चाहे नौकरी भी करो लेकिन इंटरप्रेन्योरियल माइंडसेट के साथ करो। यानी देखो इंटरप्रेन्योरियल, इंट्राप्रन्योर आप कह रहे हैं कि अगर इंट्राप्रेन्योर, एंटरप्रेन्योर नहीं है तो इंट्राप्रेन्योर बिल्कुल आप इंट्राप्रन्योर सही कह बनो। रहे हैं, इंट्राप्रेन्योर आप बनो। क्योंकि देखो यार, इंट्राप्रेन्योर बनने में क्या है, मैं एक मिसाल देता हूँ, तुम किसी मशीनिस्ट हो, तुम किसी मशीन के ऊपर खड़े हो। अब अगर तुम उसके एम्प्लॉई हो ना, तो तुम्हें इस बात से कोई परेशानी दुख नहीं होगा यार मशीन बंद हो गई, मशीन फॉल्ट आ गया, मशीन में ये हो गया वो हो गया, तुम कहोगे मेरी भला से यार, मुझे तो अपनी तनख्वाह से काम है, तनख्वाह मिल जाएगी, मशीन चले या ना चले। लेकिन अगर तुम ये सोचना शुरू कर दो यार इस मशीन का सीईओ मैं खुद हूं, ये मेरी मशीन है, तो उस अगर ये वाकईतन तुम्हारी मशीन होती, तुम उसको कैसे चलाते, तुम उसका कैसे ख्याल करते, तुम उसकी प्रोडक्शन कैसे रहते, इररिस्पेक्टिव तुम्हें सैलरी कोई क्या देता है, कौन चेक के साइन करता है, तुम अगर वहां पे इंट्राप्रेन्योर हो और तुम वहां पे सोचते हो कि मुझे इसे करना है, तो तुम्हारे अंदर दो चीजें बड़ी जबरदस्त आ जाएंगी और वो दो चीजें ही कामयाब बनाती है। मैं इंट्राप्रेन्योर क्यों कह रहा हूं? क्योंकि मैं इस वजह से कह रहा हूं कि तुम्हारे उसके अंदर एक चीज शिफ्ट आ जाएगी। नंबर 1, जब तुम इंट्राप्रेन्योर हो गए, तुम्हारे अंदर रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाएगी। रिस्पॉन्सिबिलिटी, जब तक तुम सेल्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने वाले बन जाओगे, तुम्हारी कामयाबी दुनिया कोई चीज नहीं रोक सकती यार। बड़ी से बड़ी पोजीशंस के ऊपर मैंने मुशाहिदा किया जवाब भाई, लोगों को उनकी टेक्निकल स्किल तो इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन उनकी सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी उनको आगे ऊपर वाली डोमेन में ले जाती है। हमेशा ऊपर वाले लेवल पे जो लोग रिस्पॉन्सिबिलिटी का मुजाहरा करते हैं, ऑनरशिप का मुजाहरा करते हैं, उनको लेके जाया जाता है। नंबर 2 चीज क्या आ जाती है, जिसको हम कहते हैं जब रिस्पॉन्सिबिलिटी है तो फिर कमिटमेंट भी एक चीज आती है। कमिटमेंट से क्या मुराद है कि यार जब मैं इसको ओन कर चुका हूं, मैंने आई हैव टू डिलीवर द बेस्ट आउट ऑफ माई सेल्फ, मुझे अपने अंदर कोई चीज रोकना नहीं है यार, मुझे आई हैव टू गिव द बेस्ट व्हाटसोएवर आई कैन डिलीवर विद इन माई कैपेसिटी पॉसिबल। सिंपल सा फार्मूला, अपनी कमिटमेंट के साथ, अपनी उस ऑनरशिप के साथ जब चलोगे, उसको लेकर चलोगे, अपनी कमिटमेंट रखोगे और अपनी कम्युनिकेशन पर काम करोगे। और ये जो माइंडसेट जिसे मैंने कहा, ये माइंडसेट शिफ्ट कहां से होता है? जैसे अभी जवाद भाई ने शुरू में हाईलाइट किया, द बेस्ट इन्वेस्टमेंट आई हैव लर्न, वो सेल्फ इन्वेस्टमेंट है दोस्तों। देखो मैंने अभी तुम्हें बात की, मेरे मेरे बच्चे ने माशाल्लाह इंजीनियरिंग की, तो बाज़ उसने मुझसे आके सवाल किया, मैं अपने बच्चों को बाज़ हैरत होती है जवाद भाई कि हमारे बच्चे ग्रेजुएशन के बाद अपने आप को थका हुआ महसूस करते हैं। वो समझते हैं कि यार अब जो है इंजीनियरिंग कर ली, डॉक्टरी कर ली, काफी हो गया। तो वो बड़ा हैरान हुआ और उसने कहा कि जी आप पीएचडी कर रहे हैं। तो मैंने कहा बेटा देखो, मैं ये समझता हूँ कि बातें इंसान के लिए इतनी इंस्पिरेशन नहीं होती, एक्शन होते हैं। तो मैं तो इस वजह से भी समझता हूँ कि अगर आपको महसूस हो कि मेरे वालिद जो है 30 साल के तजर्बे के बाद उनको जरूरत नहीं है अब कोई क्रीडेंशियल बनाने के लिए, यार मैं तो जवाद भाई अब मुझे क्या जरूरत होगी कि मैं कहूँ कि यार इस स्टेज पे मुझे क्या चीज उसमें ऐड हो। हाँ, लेकिन सीखने की अर्ज है कि मेरा जी चाहता है कि यार मुझे आगे बढ़ना है। तो मैंने कहा यार मैं तो अभी भी सेल्फ इन्वेस्ट कर रहा हूँ। और मैं
मुझे जवाद भाई तकरीबन जब मैं शुरू में जो मेरे थे पहले मेंटोर थे, उन्होंने बड़ी बेस्ट एडवाइस की। उन्होंने कहा था कामरान यू मस्ट स्पेंड 10% ऑफ योर एनुअल इनकम, और मैंने कोशिश की अपने ऊपर अपनी इनकम का 10% जरूर स्पेंड करूं मिनिमम। उसका फायदा ये हुआ कि 10-15 साल में ही मैं वर्सटाइल बन गया, मेरे पास कुछ और एडिशनल स्किल्स भी आ गए, और मैंने देखा कि बेस्ट इन्वेस्टमेंट है, क्योंकि जब आप खुद अपने ऊपर इन्वेस्ट करते हो, आप वैल्यू डिलीवर कर सकते हो, और आप अच्छे कम्युनिकेटर बन जाते हो, वैल्यू डिलीवर कर सकते हो, मल्टी स्किल्ड हो जाते हो, फिर लोग आपको पे बैक करते हैं, उसका आपकी वैल्यू का पे बैक करते हैं। 10x इसी तरह ऐसे ही growth सर, ऐसा ऐसा मैं तो सिंपल फार्मूला है, मैं तो जिस्ट है, कम्युनिकेशन से बात की, एंटरप्रेन्योरशिप की बात की, कमिटमेंट की बात की, सेल्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी और सेल्फ इन्वेस्टमेंट। कोई बहुत बड़ा फलसफा नहीं बता रहा, ये 4-5 चीजें अपने उससे स्टार्ट कर लो, तो तुम्हें खुद महसूस हो जाएगा कि यार यानी ये जो इन बातें शॉर्ट हैं। हम कंक्लूड करें कि एक छोटा सा जो एक इंजीनियर है वो सुंदर पिचाई कैसे बन गया, वो इन्हीं चीजों पे बन गया। मैं उसको आजकल फॉलो काफी मैंने किया पिछले दिनों कि किस तरह वो गूगल जैसी कंपनी का ऐसे सीईओ बन गया है। और ऐसे वो ही इन्हीं 100 इन्हीं यही क्वालिटीज हैं जो यही क्वालिटी है सर। आप उसे देखें, उसकी जो भी हिस्ट्री में, अगर आप इसको अंडरलाइन साथ करते जाएं लोगों की सक्सेस में, आपको हर जगह नजर आएगा उनके पास जो टोटल ओनरशिप, जब उन्होंने किसी प्रोजेक्ट की, किसी काम की ले ली, और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी और उस काम के दर्द को ऐसा महसूस किया जैसे उनका दर्द था, और अपने ऊपर मुस्तकिल इम्प्रोवाइज करते रहे, और पॉजिटिव माइंडसेट के साथ ये रहे कि हमें आगे से आगे बढ़ना है, तो दुनिया की कोई चीज। देखिए, मैं इसकी मिसाल, मैंने एक आर्टिकल लिखा, बड़ा खूबसूरत था, लोगों ने बड़ा पसंद किया। मैंने कहा कि यार हम लोग बचपन में देखते थे, ये गैसी गुब्बारे होते थे ना, वो आता था, वो जी जी मोहल्ले जी में आता था, तो जनाब मुख्तलिफ कलर के गैसी गुब्बारे, कोई काला, कोई सफेद, कोई पीला, कोई नीला। तो अच्छा, अब आप गैसी गुब्बारे में हवा भरते हैं, और अगर आप सबको छोड़ें तो वो सब के सब गुब्बारे एक जैसी हाइट पर ऊपर चले जाएंगे। तो मैं उसका मेटाफोर ये यूज करूंगा कि हमारा कुछ भी कलर हो, हमारे कोई भी स्किन कलर हो, हमारी कोई भी नेशनैलिटी हो, अगर तुम्हारे अंदर वो मैटर है ना, वो मैटर जैसे उस गुब्बारे के अंदर वो हीलियम गैस है जो उसको ऊपर लेकर जाती है, अगर तुम्हारे अंदर वो मैटर है, तो दुनिया के अंदर तुम भी किसी हाइट पर पहुंच सकते हो। कोई उनके लिए कोई नेशनैलिटी मैटर नहीं करती। ग्लोबल बिजनेस मार्केट में मैं आपको एक बात बता देता हूँ। मैं जवाब में, मुझे यहाँ पे, मैंने शुरू शुरू में जब मैं यहाँ पे आया, और मैं चूंकि ग्लोबल ट्रेनिंग मैनेजर था, तो ऑफ कोर्स मेरा क्लाइंट था, अरामको मेरा क्लाइंट था। तो वहां पे जब मैंने अपना प्रोफाइल भेजा, तो उन्होंने स्टेट अवे, वहां से मुझे इनकार आ गया। उन्होंने कहा कि नहीं जनाब, हमें तो कोई आप ऐसा नेशनल जो है वहां से भिजवाइए, क्योंकि हमारी ट्रेडिशन है, कोई यूएस से, कोई यूके से। अच्छा, मैंने कोशिश भी की कि चलो यार, क्लाइंट की रिक्वायरमेंट है, कहने कि वो पूरी फुलफिल नहीं हो पाई, वो नहीं हो पा रही। मैंने उन्हें माजरत की, मैंने कहा जी मैं अवेलेबल हूँ, मेरे पास एक्सपर्टीज है, प्लीज गिव मी अ चांस, आप, मैं ऐसा करता हूँ, आई विल कम ओवर। अगर आपको नहीं पसंद आता, इवन इफ आई एम बीन स्टार्टिंग, आप मुझे विद इन 1-2 आवर्स आप सुन लीजिए, अगर आपको नहीं पसंद आता, मैं कंक्लूड कर दूंगा, मैं आपसे कुछ पैसे नहीं लूंगा, एंड आई विल गो बैक, बट गिव मी अ चांस टू सर्व। अच्छा जनाब, शायद मैंने इस अंदाज में कहा, उन्हें कुछ समझ आ गई। अल्हम्दुलिल्लाह जवाद भाई, मैं जब वहां पे जाना शुरू किया, मैं तहद्दुस से नेमत के तौर पे बात करता हूँ, उसके बाद से देन दे डोंट नेवर आस्क मी अगेन कि जी आप हमें कहीं यूरोप अमेरिका से बुला के दें। तो मैं ये कहता हूँ कि बहुत सारी हमारी अपनी परसेप्शंस हमारी अपनी बनी हुई होती हैं। हम अपने ऊपर चूंकि बिलीव नहीं करते, तो हम उसी तरह जिंदगी गुजारते हैं, यार ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। तो मैं तमाम दोस्तों से ये कहूंगा, आपकी कोई कंस्ट्रेंट आउटसाइड नहीं है। जिंदगी में कामयाबी का एक और फलसफा भी सुन लें, कंस्ट्रेंट कोई आउटसाइड नहीं है, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। कंस्ट्रेंट इनसाइड होती है, हमारे अपने अंदर कंस्ट्रेंट होती है, हमें होल्ड बैक करके रख रही होती है। जब तुम अपने ऊपर काम करोगे, जब तुम अपने ऊपर इन्वेस्ट करोगे, जब तुम अपने माइंडसेट को पॉजिटिव करोगे, मैं पॉजिटिव माइंडसेट को भी एक आखिरी टेक अवे के तौर पे ऐड करना बहुत चाहूंगा। सुंदर। आप, मैंने, जवाद भाई, मैंने जिंदगी में, शायद आपने मुशाहिदा किया हो, आपसे बातचीत अक्सर होती रहती है, मैं हैबिचुअल इस बात को बार बार मैं इस्तेमाल करता रहता हूं, जब मैं इस बात का शुक्र अदा करता हूं, या अल्लाह तेरा शुक्र है। देखिए, मैं शुक्र का जुमला क्यों बोलता हूं, मेरा एक बड़ा रिलीजियस बिलीव है इस बात पर। मैं अपनी जात को देखता हूं, मैं अपनी चंद एक जो मेरी कंट्रीब्यूशन है, मूवमेंट है, मैं उसको देखता हूं, फिर मैं एक बात सोचता हूं। मैं ये सोचता हूं, क्या मुझसे बेहतर लोग दुनिया में नहीं है? बिल्कुल है। मुझसे बेहतर तालीम याफ्ता नहीं है? बिल्कुल है। बेहतर अकल वाले, बेहतर शक्ल वाले लोग मौजूद हैं। मुझे क्यों मौका मिल गया? तो इसका मतलब है मेरी काबिलियत से ज्यादा मैंने तो कोशिश की,
उस कोशिश को बराबर अल्लाह की ज़ात ने कर दिया, ये उसकी खास मेहरबानी। तो मैं जब जज्बा शुक्र अपने दिल में रखता हूँ तो मैं किसी अमूमी तौर पे स्ट्रेस और डिप्रेशन का शिकार नहीं होता। अगर आता भी है तो मैं बाउंस बैक जल्दी हो जाता हूँ, क्योंकि शुक्र मेरे अंदर बहुतात की कैफियत पैदा करता है। देखें, जो स्ट्रेस और डिप्रेशन है ना दोस्तों, वो हमेशा कमी को देखता है। मेरे पास कोई चीज होनी चाहिए थी, नहीं है तो मैं स्ट्रेस में हूं। कोई चीज होनी चाहिए थी, नहीं है तो डिप्रेस हूं। तो मैं जब शुक्र कहता रहता हूँ, या अल्लाह तेरा शुक्र, तो शुक्र मेरे अंदर बहुतात पैदा करता है, मेरे अंदर सेटिस्फेक्शन पैदा करता है। तो मैं ये कहूंगा कि इस जुबान का इस्तेमाल शुक्र में ले आओ, और अपने जहन के सॉफ्टवेयर को पॉजिटिव कर लो, और कम्युनिकेशन पे काम करो, और रिस्पॉन्सिबिलिटी को अटेन कर लो। और ये जो अभी बातें मैं और जवाद भाई आपके सामने कर रहे हैं, इसको आज की तारीख और इस वक्त के साथ किसी सफ़े पर लिख कर किसी तिजोरी में रख दो। ये और देखिए, मैं तुम्हें मैं लिख रहा था इस लिख इंटरव्यू के साथ में लिख रहे लोगों को हैं। ये मैं प्रूफ सर मैं दे रहा हूँ कि हाँ, मतलब इनको भी 31 साल 30 साल हो गए, मुझे 31 साल हो गए काम होते। मैं इवन किसी यंगस्टर बच्चे से भी बात कर रहा होता हूँ तो मैं टेक अवेज लिख रहा होता हूँ कि यार ये मुझे कुछ ऐसा सिखाएगा। ये तो खैर माशाल्लाह बहुत सीनियर और बहुत जहाँ दीदा है। सॉरी मैंने इनकी बात को थोड़ा सा कट कर दिया, लेकिन जो मैं बता रहा हूँ आपको, ये जो आप मुझे बार बार देख रहे हैं, ये मेरे हाथ में नोटबुक है और मैं लिख रहा हूँ उसमें से पॉइंट्स, और इसको मैं मेरा ख्याल है को 200 बार पढ़ूंगा। हालांकि ये तकरीबन सारी चीजें मैं कई बार पढ़ चुका हूँ। इसी तरह आप इम्प्रूव करेंगे कि अगर आप टेक अवे ही नहीं लेकर जाएंगे, आप बैठे मोबाइल पे गेम खेलते रहेंगे कामरान साहब का सेशन देख के, बाद में कहेंगे कि यार मेरे में तो वैल्यू नहीं डली। वैल्यू आपने डालनी है, टेक अवे नहीं होगा, वैल्यू नहीं आएगी। तो ये बिल्कुल लिखें। ये मैंने इसीलिए वो प्रैक्टिस व्हाट यू प्रीच, आप लोगों को लग रहा होगा ये नीचे पता नहीं ये भी शायद गेम खेल रहा है, बार बार ये कॉपी के साथ क्या कर रहा है, तो मैं ये जो पॉइंट्स हैं वो लिख रहा हूँ सारे। तो प्लीज सर कंटिन्यू। सॉरी मैंने इंटरप्ट इसलिए कर दिया, मैंने कहा थोड़ा मैं सा नहीं, नहीं, मतलब मैं प्रूफ मेरे पास था तो मैंने कहा मैं इमीडिएटली एविडेंस लोगों को दिखा दूं कि भाई ये नोटबुक है। देखें जवाद भाई, ये जो अभी आप लिख रहे हैं और जो भी चीज़ें हमें सुनने को मिलती हैं, देखने को मिलती हैं, और कुछ लोग जो अपनी ज़िंदगी में तजर्बा रखते हैं उनसे हासिल होती हैं, मैं उनको हमेशा कहता हूं कि ये सोना बनाने की तरकीब है, सोना बनाने की, हाउ बिल्कुल टू मेक अ सही, गोल्ड। अच्छा, बिल्कुल अब अगर सही। मैं ये कहूँ, कि मैंने सोना बनाने की तरकीब को 1000 दफा सुना, मिसाल देता हूँ, और 1000 सुनने के बाद मैं आपसे आपके पास 10 साल बाद आऊं, मैंने कहूँ कि जनाब आपने कितना सोना बनाया, तो आप कहेंगे नहीं यार सोना नहीं बनाया, लेकिन मैं आपको सोना बनाने की सारी तरकीबें मैंने सुनी बहुत है। सुनी तो मैं बहुत। कहूंगा फिर तो भाई आपने तो किया तो कुछ भी नहीं ना। अगर आप लिख लेते तो पहला तो फायदा होता कि आपके पास इंडोर्स हो जाता, नंबर 2 आप उस पर अमल कर लेते तो सोना बन जाता। तो अगर आपने सिर्फ सोना बनाने की तरीक को सुनते रहे तो फिर मेरे आपके लिए बुरी खबर ये है कि फिर उसका फायदा कोई नहीं होने वाला। मैं तो असल में बहुत बड़ा एक दावा करने वाला था जवाद भाई, मैं ये कहने लगा था कि ये जो बातें अभी मेरे और जवाद भाई, ये जो हम मुश्तरका नशिस्त में आपसे कर रहे हैं, दावा बहुत बड़ा इसके ऊपर है और रिकॉर्ड भी हो रहा है। आप इन तमाम बातों को लिख कर आप किसी तिजोरी में, किसी लॉकर में रख दें, डेट डाल के। अल्लाह ताला आपको लंबी जिंदगी दे, और आप जब 30 साल की उम्र को पहुंचे तो जाके इस लॉकर में से निकाल के देखिएगा कि जो बातें आज की नशिस्त में हमें पता लगी हैं, मेरी जाती जिंदगी में जो तजर्बे हुए, ये कहाँ तक सही थी। मैं दावे से कहता हूं कि ये बातें आपको बिल्कुल सही मिलेंगी। फिर आप 40 साल के हो जाए, फिर आप जाके तिजोरी से निकाल के देखें कि जो बातें हमें सुनने को मिली थी कहाँ तक सही थी। मैं दावे से कहता हूँ अल्लाह ने चाहा तो ये बातें बिल्कुल सही साबित होगी। तो दोस्तों, आपको ये बात मैं इस हवाले से कह रहे हैं, ये जवाद भाई जो बात कर रहे हैं ना, तो मेरा और जवाद भाई का मुश्तरका तजर्बा अभी आपके सामने, ये 60-62 साल का हम एक तजर्बा आपके सामने बता रहे हैं, और हम एक दूसरे को इंडोर्स कर रहे हैं उन चीजों के ऊपर। अगर आज आप अक्लमंदी ये करते हैं, आप इस नशिस्त में 1 2 3 जो बात आपको पसंद आए, मैं आप पे कोई जबरदस्ती नहीं ठोसूंगा, ये मेरे मुशाहिदात हैं, जवाद भाई के मुशाहिदात हैं जिंदगी में। देखें दोस्तों, एक चीज को जरूर याद रखिए, इसको लिख लीजिए, इसको याद रखिए, अल्लाह ताला ने दुनिया में हमें चॉइस करने का एक बहुत बड़ा एहतराम दिया। उसने कहा कि जिंदगी में चले जाओ, तुम्हारे सामने जो मामलात हों, तुम्हारे पास पावर टू चूज रहेगी, तुम्हें कोई जबरदस्ती नहीं रोकेगा, सही पे जाओ गलत पे जाओ, पावर टू चूज तुम्हारे पास होगी। लेकिन दोस्तों याद रखिए, हमें अल्लाह ताला ने पावर टू चूज तो दे दी, लेकिन व्हाट्सएवर द चॉइस वी मेक, उसके कॉन्सिक्वेंस को चूज करने का इख्तियार नहीं दिया। अच्छा, तो इसका मतलब यहाँ कामरान भाई, सॉरी मैं थोड़ा सा इंटरप्ट कर देता हूँ आपको जी, बात को, क्योंकि वो बड़ी रिलेटेड होती है बात।
यहाँ मैं अपने बच्चों को अक्सर कहता हूँ, जब एग्जाम से पहले वो डरते हैं या कोई बात होती है ना, जब आते हैं, तो मैं उनको जी दो बातें कहता हूँ कि मेहनत किए बगैर कामयाबी की उम्मीद रखना सिर्फ दुआएं मांग के बेवकूफ़ी, और मेहनत करने के बाद दुआ ना मानना तकबर। बिल्कुल। आपका काम है आप अपनी अंत कर दें और अल्लाह ताला को कहें, अल्लाह सुब्हानहू व तआला तू मेरी औकात जानता है, जो मेरे पास में था मैंने कर दिया, अब इज्जत शर्में तेरे हाथ में है। कामयाबी, और अल्लाह कभी किसी की मेहनत को रायगा नहीं जाने देता। अल्लाह सुब्हानहू व तआला खुद ये बात फरमाते हैं कि तुम्हें वही कुछ मिलेगा जिसकी तुम जस्तजू करोगे। वाह वाह क्या बात है। कुरान में ये मुझे बात क्लियर है कि तुम्हें वही कुछ मिलेगा जिसकी तुम जस्तजू करोगे, और खुदा कभी किसी की मेहनत को रायगा नहीं जाने देता। इन क्या दोनों बात। बातों को अगर आप कंक्लूड कर लें, तो मैं समझता हूँ ये जो आपने बात की थी, मैंने कहा था उसमें वो बिल्कुल मैं सब्जेक्ट पर थी, तो मैं इस वजह से ऐड करना पड़ा मुझे, हालांकि स्पीकर को डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए, लेकिन जज़ाकल्लाह। ये मैं बार बार इसलिए गुस्ताखी कर रहा हूँ कि हम दोनों जो कोशिश कर रहे हैं, वो अमजद इस्लाम अमजद के शेर वाली बात है, वो जो गीत तुमने सुना नहीं मेरे उम्र भर का रियाज था, वो जो गीत तुमने सुना नहीं मेरे उम्र भर का रियाज था, मेरे दर्द की थी वो दास्तां जिसे तुम हंसी में उड़ा गए। तो इसको खुदारा हंसी में ना उड़ाइएगा, उधर से दुबई से अपनी जिंदगी की सबसे कीमती चीज हम आप लोगों के साथ मुफ्त शेयर कर रहे हैं, और वो है टाइम। आप हर चीज बढ़ा घटा सकते हैं इस दुनिया में अपनी, लेकिन आप अपना टाइम नहीं बढ़ा सकते। तो कामरान साहब ने वहां से काम छोड़ के अपनी 100 मसरूफियतें छोड़ के मेरी रिक्वेस्ट पे आई एम वेरी वेरी थैंकफुल टू हिम कि वो ये सारी बातें आपको बता रहे हैं, वरना उनको तो कोई पैसे नहीं मिल रहे यहाँ पे। आप ही के फायदे के लिए हम बता रहे हैं ना कि टेक ओवर, हम नोट्स बना बना के आपको कह रहे हैं कि आप भी नोट्स बनाएं। तो मेरी तमाम सुनने वालों से है गुजारिश कि वो इसको मेहनत से सुने। ये इन नादर नगीनों को मैं किस तरह कन्विंस करके लाता हूँ, मेरे से इतने रिलेशन हैं कि ये आ जाते हैं, कि ऐसे फ्री में ये लोग नहीं अवेलेबल हैं। ये बड़े कीमती वो जो है ना, ये कीमती लोग हैं बड़े, और ये आते नहीं है इस तरह किसी भी फोरम पे। तो ये अल्लाह की मेहरबानी है, उसके बाद इनकी मोहब्बत है कि थोड़ी सी इज्जत दे देते हैं भाइयों को और हमारी बात सुन लेते हैं। ले प्लीज कमरान भाई जी, कंटिन्यू आप ही सर। की बात को जवाद भाई पहले तो ये है कि मैं इंडोर्स करता हूँ। अगेन मैं समझता हूँ कि आपकी मोहब्बत है, आपका खुसूसी ताल्लुक है, और कितनी दफ़ा हमारे ये जब बात होती है, जब हम सेशन कर रहे हैं, तो हमें कितना प्रायर उसे स्केड्यूल करना पड़ता है, क्योंकि ऑफ कोर्स आपकी और मेरी मसरूफियात और जिन लोगों को भी आप इनवाइट करते हैं उसके अंदर हैं, और ये बहुत बड़ी आपकी कंट्रीब्यूशन है। क्योंकि दोस्तों ये जो जवाद भाई बात कर रहे हैं, देखिए मैं यूएई के अंदर मौजूद हूँ, मैं एक प्रोफेशनल हूँ। मेरी इन्हीं बातों को सुनने के लिए जिस वक्त मैं सेशंस में जाता हूं, तो आप यकीन जानिए लोग बहुत सा पैसा खर्च करके सुनते हैं, बहुत सा पैसा खर्च करते हैं, क्योंकि उन्हें उस एक्सपीरियंस को हासिल करना होता है, तो वो सुन रहे हैं। अभी ये बात चूंकि हम जूम पे बात कर रहे हैं, तो मैं ये समझूंगा कि अगर आज की बात में हमारे सुनने वालों में कोई चंद एक दोस्त भी आज ऐसे हों, अल्लाह करे ऐसे हों, जिनको ये बात ऐसी समझ आ जाए, तो हम समझेंगे हमारी सारी मेहनत जो है वसूल हो गई। अभी जिस वक्त जवाद में बात कर रहे थे, तो मुझे एक शायर है, बहुत ही उनका एक जो कुछ शेर है, मैं तो अक्सर वो सुना भी देता हूँ, वो प्लीज याद है तो प्लीज। मैं कह दूंगा। वो शाकिर शुजा आबादी, बड़ी खूबसूरत वो नज़म उनकी थी। वो क्या था, और ये उसी बात की जो भी आप बात कर रहे थे कि इंसान मेहनत करे और फिर अल्लाह की ज़ात से क्या ताल्लुक है। तो वो कहते हैं, तो मेहनत कर ते मेहनत दा सिला जाने खुदा जाने, तू मेहनत कर ते मेहनत दा सिला जाने खुदा जाने, तू दीवा बाल के रख जा हवा जाने खुदा जाने, क्या तू दीवा बात। बाल के रख जा हवा जाने खुदा जाने, खिजाना खौफ ता माली को बुजदिल कर नहीं सकता। इंसान डरता रहता है ना जी, वो जी पता नहीं क्या होगा जी, कामयाब होंगे नहीं होंगे, पैसे लग गए जी क्या हो जाएगा, फलाना क्या हो जाएगा। खिजाना खौफ ता माली को बुजदिल कर नहीं सकता, चमन आबाद रख बादे सबा जाने खुदा जाने, बादे सबा जाने खुदा जाने। मरीज इश्क खुद हूं कर दवा देंदी समझ दिल पर, मरीज इश्क खुद हूं कर दवा देंदी समझ दिल पर, मर्ज जाने दवा जाने शिफा जाने खुदा जाने। यानी क्या बात कर रहा है कि जब इंसान अपनी जिंदगी में मोहब्बत और इश्क शामिल कर लेता है, तो वही उसकी दवा बन जाती है, वही उसकी। फिर वो कहता है, जे तू मर के जिंदगी चाहता फकीरी टोटका सुन घिन, जे तू मर के जिंदगी चाहता फकीरी टोटका सुन घिन, वफा दे विच फना थी मंज,
बका जाने खुदा जाने, यानी अगर मेरी जिंदगी का एक बड़ा मकसद होगा, एक बड़ी उस मकसद के लिए मैं कोशिश करता रहूंगा, कोशिश का इख्तियार मेरे पास मौजूद है, और कोशिश करते करते मैं अपनी जिंदगी को गुजार जाऊंगा, तो मुझे यही मेरी बका है, यही मेरी जिंदगी का मकसद जो है पूरा होता है। फिर आखिर में कहता है, ए जिंदगी थी वे ना थी वे मगर बेकार नहीं बनती। अब हमें क्या पता, जिंदगी इतनी अनसर्टन है, कल का किसी को कुछ नहीं पता। ये जिंदगी थी वे ना थी वे मगर बेकार नहीं बहती, दुआ शाकिर तो मंगी रख, दुआ जाने खुदा जाने। क्या जनाब ये था, मैंने क्या कहा कि ये मैं हाईलाइट कर दूं सर। बेहतरीन सर, बेहतरीन और मेरा ख्याल है जबरदस्त। इसी पिच पे हम, मेरा ख्याल है जवाद भाई, इसी को हाइट पे इन लोगों के लिए सोच का एक समंदर छोड़ जाते हैं, जी और बिल्कुल। अल्लाह से दुआ करते हैं अल्लाह ताला हमें भी समझ दे और इनको भी समझ दे और अमल करने की तौफीक हम सबको और दे, कि जाने ताकि से हमारे। पहले, फॉर्मली शुक्रिया अदा करने से पहले और लास्ट मैसेज देने से पहले मैं बता दूं, आज जो मैं टेक होम्स है, मैं इसलिए मैंने कहा एक बार एंड पे कंक्लूड कर दूं। एक पाकिस्तान के विजिट में ये था कि कंप्लेंट्स नहीं करनी और पॉजिटिव माइंडेड रहना है, प्रोएक्टिव रहना है, अपने सफेयर में काम करना है। जो आप कर सकते हैं आप करेंगे। जो आखिर में जो शायरी थी कि अल्लाह का काम अल्लाह को करने दें और आप अपना काम करें यकीन के साथ। दूसरा, अपने अंदर फ्लेक्सिबिलिटी लाएं, रिजिडिटी से बाहर निकलें और आंखें खोल कर दुनिया को देखें, इनोवेशन की तरफ आएं। और आप ये मत समझें कि जो लोग जो हैं वो आके आपको, जैसे बैलून के अंदर गैस उसको ऊपर लेकर गई है, आपने अपने बैलून में गैस खुद भरनी है। वो अपनी खुदी में इनकलाब खुद पैदा करना है। वो जो है ना, तेरी खुदी में अगर इनकलाब हो पैदा, अजब नहीं कि ये चार सू बदल जाए। तेरी खुदी में अगर इनकलाब हो पैदा, अजब नहीं कि ये चार सू बदल जाए। तेरी दुआ है तेरी हर आरजू हो पूरी, मेरी दुआ है तेरी आरजू बदल जाए। तो बात ये है कि वो अपने अंदर आपने सेल्फ रिस्पेक्ट लानी है, अपने अंदर ये चीज़ें आपने लानी है। आपने टेक्नोलॉजी ही नहीं सीखनी, और अल्लाह पे यकीन रखना है, रहमान पे यकीन रखना है, कम्युनिकेशन स्किल्स को आपने इम्प्रूव करना है, इंटरप्रेन्योर और एंटरप्रेन्योरियल माइंडसेट आपने अपना बनाना है, प्रेजेंटेशंस जो हैं अपनी बेहतर से बेहतर करनी है, अपने एक रिस्पॉन्सिबल आदमी होना है, रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ ज़िंदगी उतारनी है, कमिटमेंट वाला आदमी बनना है, और हमेशा पॉजिटिव माइंड फ्रेम रखना है। खुदा ताला फरमाते हैं कि मेरे बारे में तुम जैसा गुमान करते हो मैं वैसा ही हूँ। तो अल्लाह की रहमतों के बारे में, आप गुनाहगार हैं हम सब, अल्लाह की रहमतें हम पर हैं, अल्लाह हमें माफ़ करने वाला है। हमेशा खुश उम्मीद रहें। ना शुक्रा इज इक्वल टू ना खुश। 99% चीज़ें लोगों की ज़िंदगी में ठीक होती हैं, वो उस पर शुक्र नहीं अदा करते। जो एक को खुदा न खास्ता गलत हो जाए उस पर लोग जो है वो गिला करते हैं। तो गिले देने वाला आदमी कभी तरक्की नहीं करता। रास्ता बनाएं आप, और इंशाल्लाह रास्ता बन जाता है। अब आखिरी मैसेज कामरान भाई देंगे और उसके बाद हम खुदाफिज कहेंगे। एनी मैसेज यू वांट टू गिव? देखें दोस्तों, मैं एक मैसेज इस शक्ल में देना चाहूँगा कि कुछ अर्सा पहले की बात है, मैं यहाँ से ट्रैवल कर रहा था दुबई, सऊदी अरब की तरफ जा रहा था गाड़ी, तो रास्ते में पंक्चर हो गई गाड़ी। और जनरली यहाँ पे गाड़ियाँ पंक्चर नहीं होती तो हमें इतनी बॉदरेशन नहीं होती, लेकिन मेरे लिए चैलेंज हो गया कि रात का वक्त था और तकरीबन सहरा के मिडल में था मैं, तो बड़ी परेशानी हुई और इर्द गिर्द कोई ट्रैफिक भी नहीं थी। और उससे बड़ा मसला ये था कि मुझे ये भी नहीं पता लग रहा था कि मैं उस गाड़ी के टायर को बदलूं कैसे। तो मैं बड़ी परेशानी में बैठा रहा, मोबाइल के सिग्नल भी नहीं आ रहे थे और मुझे समझ नहीं आ रहा था कि हाउ कैन आई एम गोइंग टू सर्वाइव। फिर मुझे एकदम ख्याल आया, मैंने कहा यार इनका जो गाड़ी का मैनुअल है मैं उसमें देखता हूँ जरूर, उसके अंदर दे हैव सम ऑफ द वे इन विच हाउ आई हैव टू चेंज द टायर। तो अल्लाह का शुक्र है जैसे मैनुअल मिला तो मैंने सफ़ात देखे तो उसने सारा कि यहाँ पे औजार हैं, यहाँ पे गाड़ी का इस तरह है, तो खैर जैसे तैसे उस मैनुअल की मदद से मैंने अपने गाड़ी के टायर को चेंज कर लिया। अब उसके बाद एक ख्याल मेरी जिंदगी में आया, मैंने कहा यार अगर वो मैनुअल मुझे ना मिलता तो मैं उस गाड़ी के इस मसले को हल नहीं कर सकता था। तो साथ साथ एक ख्याल ये भी आया कि दुनिया का जो भी मैन्युफैक्चरर है वो इस जिंदगी के या अपनी मशीन के हवाले से प्लांट के बड़े बड़े मैनुअल्स होते हैं, गाड़ियों के होते हैं, हर चीज़ के होते हैं, तो वो उसकी बारे में सिर्फ बना के छोड़ता नहीं है बल्कि उसके हवाले से चीज़ों को लिखता है। तो दोस्तों मेरा पैगाम ये है कि हमारा भी तो कोई बनाने वाला मौजूद है, हम भी तो किसी की प्रोडक्ट है,
اب ہم اپنی زندگی میں جب ڈپریشن محسوس کرتے ہیں، پریشانی محسوس کرتے ہیں، تکلیف محسوس کرتے ہیں، رنج محسوس کرتے ہیں، تو ہم اپنے جیسے عقل کے اندھوں کے پاس جا کے ادھر ادھر دائیں بائیں ٹامکٹویاں مارتے ہیں۔ تو میرا پیغام یہ ہے کہ زندگی کی گاڑی کہیں پہ رکی ہوئی ہو تو ایک دفعہ ضرور موقع لے کر جو زندگی کا مینوفیکچرر ہے اس کی گائیڈ لائن ضرور دیکھیے گا، قرآن پاک کو ایک دفعہ ضرور ترجمے سے پڑھیں، اس ترجمے کے سے۔ اندر جو موجود ہے چیز آسانی سے اس کو ایک اسٹوڈنٹ کی طرح پڑھیں، اور اللہ تعالیٰ سے یہ مانگیں کہ یا اللہ میری پریشانی، میرا مسئلہ جو بھی ہے تو مجھے رہنمائی فرما دے۔ اس کو صرف فاتحہ تک یا کسی کے مفاد تک کے لیے پڑھنے کا ذریعہ نہ بنائیں، بلکہ اس میسج کو اپنی زندگی کی مینوفیکچرر گائیڈ لائن بنائیں۔ اس سے بڑا میسج میں نہیں آپ کو دے سکتا، بس وہی آپ کو کتاب آپ کو وہ تمام چیزیں بتا دے گی جو آپ کو زندگی میں ہر سٹیج پر جہاں پہ ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا بھلا کرے۔ آپ کا ٹائم دینے کا شکریہ جواد بھائی، جی تھینک سر، یو سو ٹائم مچ۔ آپ کا شکریہ، آپ نے ٹائم نکالا، بہت بہت شکریہ۔ کہیں کوئی گستاخی ہو گئی ہو، کہیں کوئی غلطی ہو گئی ہو جزاک تو میں اللہ آن سر، لائن جزاک اللہ، معذرت۔ اور جزاک اللہ اور میں بہت شکر گزار ہوں، اور اللہ سے امید کرتا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ انشاءاللہ آپ ہمیں آئندہ بھی ٹائم دیتے رہیں گے اور انشاء ہمیں۔ اللہ سر، انشاء اللہ، انشاء خدا اللہ۔ حافظ۔